औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन। अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलामु अलैकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, माशाअल्लाह जी, आपको आवाज़ आ रही है। आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। अच्छा जी, आज हमारी पढ़ाई जो है वो यहाँ से होने वाली है कि मैं आपको लेके जा रहा हूँ प्रियम्बल के ऊपर। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात ये पढ़ी थी कि हमारे जो है वो मुल्क में जो कानून साजी का मरहला है या उसका जो अमल होता है उसको दो हिस्सों में तोड़ा गया है कि कौन से कानून फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी, कौन से कानून प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएगी। अब जो फेडरल गवर्नमेंट कानून बनाती है उसको कहा जाता है फेडरल लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जिस कानून के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो हिकमत से अमली इख्तियार करती है उसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहा जाता है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव पावर वाले कानून। और इसके ऊपर जो है वो अगर गौर और फिक्र किया जाए कि कौन कौन से कानून फेडरेशन बनाती है, प्रोविंशियल बनाती है, तो हमारे जो आज का कानून है यानी कि कंपनीज एक्ट 2017 जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये फेडरल लेजिस्लेटिव पावर की लिस्ट में आता है। और जो है वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव पावर के लिस्ट वाले अगर कानूनों को आपको देखना हो तो उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट के या लेबर लॉस के कानून हैं। इसके अलावा सर्विसेज के ऊपर सेल टैक्स का कानून है, ये प्रोविंशियल के लेजिस्लेटिव पावर में आता है। अब ऐसा क्यों है? ये बहरहाल पावर की शेयरिंग है बिटवीन द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, तो हम इसके ऊपर इंटरफेयर नहीं करते। दिस इज द आउटकम ऑफ द डायलॉग बाय वर्च्यू ऑफ देयर दे हैव दे शेयर देयर पावर, और इसकी बेसिस पे ये कानून बनने का काम होता है। पिछली क्लास में यहाँ तक बात पहुंची थी और अब सातवें पॉइंट पे मैं लेके आ रहा हूँ, ये है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल जो है वो बेसिकली किसी भी कानून का स्टार्ट होता है, या ये समझ लीजिए कि कानून का मकसद जानना हो कि इस किताब से, इस कानून से मुझे क्या पढ़ने समझने को मिलेगा, तो उसको प्रीएम्बल कहा जाता है। जैसे कि कलाम पाक हम पढ़ते हैं तो इसमें सूरह बकरा में हुदल लिल मुत्तकीन, यानी कि इसमें हिदायत है। तो ये कुरान के अंदर जो है वो अगर किसी आदमी ने शुरू शुरू में ये बात पकड़ ली कि भाई इससे मुझे हिदायत मिलेगी, तो फिर वो हर जो है वो बात को, कलाम पाक के अंदर सियासत भी है, कलाम पाक के अंदर जो है वो बेसिकली जो है वो हुकूमत भी है, उसके अंदर जो है वो साइंस भी है, उसके अंदर जो है वो इबादत भी है। अगर एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो कलाम पाक का जो है वो हुकूमतों के ऊपर, साइंस के ऊपर और जो है वो सोशियोलॉजी के ऊपर, समाज के ऊपर भी है, तो आदमी बोले कि यार ये तो फिर इसका मतलब है कि कोई जो है एक मल्टी डिसिप्लिन बुक है। यस, मल्टी डिसिप्लिन बुक है, मगर इसका हर एक का अल्टीमेट जो है वो कंक्लूजन ये निकलना चाहिए कि आप हिदायत याफ्ता हो जाओ। फिर हिदायत की तारीफ क्या हो तो वो एक अलग डिस्कशन है। अगर हिदायत याफ्ता होना कलाम पाक का मकसद है, ये कहाँ पे पता चला? प्रियम्बल पे पता चला कि प्रियम्बल जिसको मैं कह रहा हूँ वो क्या है? सूरह बकरा की आयत अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। इसी तरीके से दुनिया में भी लोगों ने जो किताबें लिखी, तो किताबों के स्टार्ट में उन्होंने उसका प्रीएम्बल लिखा। प्रीएम्बल से आपको ये पता चल गया कि भाई जो है वो इस किताब का मकसद क्या है। ये मकसद जो है, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही? किसी ने, उस्मान ने कहा है कि आवाज नहीं आ रही सही से। आप लोग, किसी और लोगों को भी ये मसला है? तो बहरहाल जो है वो प्रीएम्बल जो है
वो किताब का मकसद बताता है। इसी तरीके से पाकिस्तान की ये जो कंपनीज एक्ट है, इसके अंदर जो वो प्रियम्बल क्या लिखा हुआ है, ये एक्ट है। इससे हमें पता चल गया कि पार्लियामेंट के अंदर अप्रूव होके जो कानून बनते हैं उनका नाम एक्ट होता है। तो ये एक्ट के तौर पे अपने आप को तारुफ करवा रहे हैं। और इसका मकसद क्या है कि रिफॉर्म करना एंड री इनेक्ट करना। यानी कि रिफॉर्म का मतलब नया करना, और री इनेक्ट का मतलब पुरानी चीजों को कॉपी पेस्ट कर लेना। द रूल रिलेटिंग टू कंपनीज, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो 2017 का कानून आया है, ये कंपनी से मुतालिक है। और कंपनी से मुतालिक का कानून मैंने पिछली क्लास में भी आपसे अर्ज किया था, वो तो 1913 से शुरू हुआ था, जिसको पाकिस्तान बनने के बाद एडॉप्ट कर लिया गया था। फिर इसके बाद पाकिस्तान में पहला जो कानून बनाया था वो 1984 में, फिर इसके बाद 2016 में, फिर अब तीसरा कानून पाकिस्तान के बनने वाला यानी 2017 वाला कंपनीज एक्ट आप पढ़ रहे हो। तो कंपनियों का कानून तो पाकिस्तान में बहुत पुराना है, उसी को हमने कॉपी पेस्ट किया, रीनेक किया, नया किया, और आपके सामने पेश कर दिया। और कंपनी की तारीफ आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी थी। ये एक ऐसा जो है वो सेटअप होता है, ऐसी एग्जिस्टेंस होती है जिसकी फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में होती है या कंपनी लॉ में होती है। कंपनी लॉ की तारीफ भी पिछली क्लास में आपने पढ़ी थी। वो थी बेसिकली जो है वो पुराने वाले रिपील लॉ को कंपनी लॉ कहा जाता है। यानी कि 1913 का रिपील लॉ और 1984 का रिपील लॉ और 2016 का रिपील लॉ। आज जो आपका कानून है वो कंकरेंट लॉ है, चलने वाला कानून है। जो खत्म हुए हुए कानून है वो तीन है। इन सबको मिला जुला के पाकिस्तान में कहा जाता है दीज आर द लॉज रिलेटिंग टू फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज। मगर ये के बहरहाल जो है वो आज के दिन जो कंपनी बनेगी वो कंपनीज एक्ट के तहत बनेगी। जो पुराने कानून के तहत बनी हुई चल रही है उनको भी कंपनीज एक्ट में ही हम हैंडल करते हैं, मगर ये कह के हैंडल करते हैं कि वो कंपनी लॉ के तहत बनी हुई है। कंपनी की तारीफ के अंदर पुरानी कंपनियों को भी शामिल करके कंपनीज एक्ट के अंदर उसको जो है वो राइज कर दिया गया है, ऐसे कि कंपनी की तारीफ में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि इस कंपनी के यानी जो कंपनीज एक्ट के तहत जैसे बनने वाली कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है, कंपनी लॉ के अंदर बनने वाली कंपनियों के ऊपर भी कंपनीज एक्ट ऐसे ही अप्लाई होता है। ये देखिएगा इसका जो है वो, ये जो है ना कोई भी कानून पढ़ा जाए ना तो इसके जो स्टार्ट होता है जहाँ पे कानून का, जैसे ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इटैलिक फॉन्ट में आपको कुछ वर्डिंग लिखी हुई मिलेगी, इसको जो है वो कहा जाता है प्रियम्बल। जैसे कि ये मैंने अभी आपको उस नोट्स के अंदर जो है वो लिख के बताया कि ये रिफॉर्मेशन है यानी नया करना है, रीनेक मतलब कॉपी पेस्ट कर लेना है किसको, द लॉ को। कौन सा लॉ? कंपनियों से मुतालिक लॉ। और ये दो लॉस है, मुराद क्या मुराद है पाकिस्तान के जो, उसको हमने रिफॉर्म और री इनेक्ट करके बना दिया है कानून कंपनीज के लिए। और कंपनीज की तारीफ क्या होती है वो आपने अभी जो है वो थोड़ी देर पहले भी रिवाइज की, इससे पहले भी पढ़ी हुई है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 में कहा गया कि ये कंपनीज वो होती हैं जो कंपनीज एक्ट के तहत बनती है या कंपनी लॉ के तहत बनती है। और कंपनी लॉ की तारीफ आपने पिछली क्लास में भी पढ़ी हुई है, आज भी अभी देख ली कि उसका मतलब है 3 रिपीट लॉस। आइए अब एक और अहम काम जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कंपनियों बनाने के कानून है वो मैंने आपसे पिछली क्लास में शेयर किए थे। या तो आप कंपनी बनाओगे कंपनीज एक्ट के तहत, या पार्लियामेंट के स्पेशल एनेक्टमेंट के तहत बनेगी, और इसके अलावा जो है वो फॉरेन लॉ के तहत भी बनेगी। ये तीन टाइप की कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंसेस हमें पाकिस्तान में नजर आएंगी। सेपरेट जो है वो कोई एनेक्टमेंट होगा, मोर ओवर जो है वो फॉरेन लॉ होगा, मोर ओवर जो आम लॉ जिसको कंपनीज एक्ट 2017 कहते हैं उसके तहत बनी हुई कंपनी हमें नजर आएगी। अब ये जो दूसरे जो कानून है जिसका नाम बैंकिंग ऑर्डिनेंस होता है, नाम से ही लग रहा है बैंकों से मुतालिक होगा। इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस है, नाम से ही लगता है कि ये तो इंश्योरेंस से मुतालिक होगा। सीडीसी है, नाम से ही लगता है कि ये सीडीसी से मुतालिक है। मुदारबा ऑर्डिनेंस, नाम से ही लगता है कि ये मुदारबा से रिलेटेड होगा। इनका क्या होगा? तो इनके बारे में आपको सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि ये गवर्निंग स्टेट्यूट है।
गवर्निंग का मतलब ये चलाने से मुतालिक इंस्टीट्यूट है। कंपनियां बनाने से मुतालिक जो है वो तीन कानून ही हो सकते हैं, फॉरेन लॉ होगा, पार्लियामेंट का स्पेशल लॉ होगा, मोर ओवर जो है वो होगा आपका कंपनीज एक्ट। अब इसके अलावा जो ये बैंकिंग ऑर्डिनेंस वगैरह जो है ये खाली गवर्निंग इंस्टीट्यूट है, यानी कानून है। गवर्निंग के अलावा फॉर्मेशन का मैटर जो है ये इन स्पेशलाइज्ड लॉ के अंदर हैंडल नहीं होता। कंपनीज एक्ट जो है वो इनके ऊपर कैसे अप्लाई होगा? क्या बैंक के ऊपर हम कंपनीज एक्ट को अप्लाई कर सकते हैं? क्या इंश्योरेंस के ऊपर हम कंपनीज एक्ट को अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि इंश्योरेंस और बैंक के ऊपर तो सेपरेट गवर्निंग इंस्टीट्यूट है, तो कंपनीज एक्ट जो है वो इनके ऊपर भी अप्लाई होगा। मगर जब इनकंसिस्टेंसी हो जाए, यानी इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस में और कंपनीज एक्ट में कोई गड़बड़ नजर आए, तो फिर आप गड़बड़ वाला यानी कि इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस को फॉलो कीजिएगा। जैसे कि इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उसका फॉर्मेट जो है वो कंपनीज एक्ट से नहीं निकलता। तो उसका फॉर्मेट कंपनीज एक्ट में इसलिए नहीं निकलता कि कंपनीज एक्ट में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट है और इंश्योरेंस लॉ में भी है, और बैंक में बैंकिंग ऑर्डिनेंस में भी है। तो बैंकिंग ऑर्डिनेंस और इंश्योरेंस लॉ के फॉर्मेट जो है वो आप बैंक और इंश्योरेंस के ऊपर रेस्पेक्टिवली अप्लाई करते हैं, कंपनीज एक्ट के फॉर्मेट को छोड़ देते हैं। क्योंकि ये बात आपको 505 नंबर सेक्शन में मिली हुई है। ये जो सेक्शन है ये 505 नंबर है, जिसमें कहा गया है कि अगर जो है वो पाकिस्तान में कोई आप स्पेशलाइज कंपनी से मुतालिक कोई सेपरेट गवर्निंग इंस्टीट्यूट देखें, तो उस सूरत हाल में आप फिर जो है वो कंपनीज एक्ट से इसकी कंपैरिजन कीजिएगा। कंपनीज एक्ट से उसका बनना होगा और गवर्निंग इंस्टीट्यूट से उसका चलना होगा। मगर गवर्निंग इंस्टीट्यूट में अगर कोई चीज़ों की खामोशी है, तो उस सूरत हाल में फिर आप क्या कीजिएगा? फिर आप ये कीजिएगा कंपनीज एक्ट में ही फॉलो कर लीजिएगा। जैसे कि इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि एजीएम का नोटिस जो है वो 21 दिनों का जाना चाहिए। 21 दिन पहले नोटिस में क्या कुछ लिखना चाहिए ये भी नहीं लिखा हुआ। ये चीजें कंपनीज एक्ट से जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। मगर बहरहाल ये लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस के अकाउंट जो है वो कैसे बनेंगे, ये इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है, तो फिर उस काम के लिए आप कंपनीज एक्ट जो है वो छोड़ दीजिएगा। अच्छा, अब इसका सेक्शन में आपको पढ़ा दूं ये किस तरीके से हैंडल होगा। ये है 505 नंबर सेक्शन। अच्छा, ये वही 505 नंबर सेक्शन है जिससे मैंने आपको बॉडी कॉर्पोरेट के कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करके भी पढ़ाया था कि ये जो पार्लियामेंट के स्पेशल एनेकमेंट के तहत बनी हुई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या कॉर्पोरेट एंटिटीज होती हैं, इनके ऊपर कंपनीज एक्ट जब अप्लाई होना शुरू हो जाता है, जब जो है वो उनकी सिक्योरिटीज लिस्टेड हो, मगर वो सिलेक्टेड वे में जो है वो अप्लाई होना शुरू हो जाता है। ये मैंने सब सेक्शन पढ़ाया था। इसी से आज ये बात भी अप्लाई करना आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो गवर्निंग इंस्टीट्यूट है, इसको आप गवर्निंग इंस्टीट्यूट ही रहने दीजिएगा। आप बैंक को अगर बैंकिंग ऑर्डिनेंस से बनाना चाहेंगे तो नहीं बन सकती। इंश्योरेंस कंपनी को आप इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस से बनाना चाहेंगे तो नहीं बन सकती, वहां पे इसके रिलेटेड प्रोविजंस है ही नहीं। बनेगी ये कंपनीज एक्ट में, और बनने के बाद चलने के ऊपर इनकी दो दो किताबें होंगी, कंपनीज एक्ट भी होगी और इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस या बैंक होगी एज अ केस में भी। और जहां पे जो है वो बैंक और इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस किसी चीज के ऊपर खामोशी इख्तियार करेंगे, कंपनीज एक्ट फॉलो कर लीजिएगा। कंपनीज एक्ट फॉलो उस हद तक होगा जिस हद तक जो है वो इनके रेस्पेक्टिव गवर्निंग इंस्टीट्यूट के ऊपर जो है वो कोई आंच ना आती हो, कोई तकरार ना आती हो, कोई जिद ना आती हो। आइए देखिए, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू मीन कंपनीज एक्ट शैल अप्लाई टू इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर भी आप अप्लाई कीजिएगा, बैंकिंग ऑर्डिनेंस के ऊपर भी अप्लाई करेगा, इसके अलावा मुदारबा कंपनीज के ऊपर भी अप्लाई कीजिएगा। ये कोई भी ऐसी कंपनी हो लाइक सीडीसी है जिसके लिए कोई स्पेशल एनेकमेंट मौजूद हो, मगर इसके ऊपर कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी ऐसे होगी एक्सेप्ट इन सो फार। एक्सेप्ट इन सो फार का मतलब है कि छोड़ दीजिएगा, ना अप्लाई कीजिएगा अगर जो है वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट है। किससे इनकंसिस्टेंट है? इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस है। यानी इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस और कंपनीज एक्ट में तकरार हो जाए, तो उस सूरत हाल में इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस फॉलो कर लीजिएगा। द सेम वर्डिंग इज आल्सो फॉलोड फॉर बैंकिंग ऑर्डिनेंस एंड द सेम वर्डिंग इज आल्सो फॉलोड फॉर द मुदारबा ऑर्डिनेंस। तो मुदारबा बैंक इंश्योरेंस या इसके अलावा कोई और भी हो, लाइक जो है वो मैंने कहा सीडीसी हो, तो उस केस में फिर आपको उसके सेपरेट गवर्निंग इंस्टीट्यूट को फॉलो करना चाहिए। अगर डिस कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो डिस्कशन आ रही हो, अगर कॉन्ट्राडिक्टरी डिस्कशन आ रही हो तो कंपनीज एक्ट बहरहाल फिर भी अप्लाई होना जरूरी है। जहां पे टकराव आएगा वहां पे कंपनीज एक्ट अपने आप को सरनगू कर रहा है, और जो गवर्निंग इंस्टीट्यूट जिसको हम कहते हैं स्पेशलाइज गवर्निंग इंस्टीट्यूट, वो फिर अप्लाई होना शुरू हो जाता है।
अच्छा, अब मैं आपको एक बात लगे हाथों और बता दूं कि जैसे कि ये लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट के स्पेशल एनेकमेंट के तहत बनी हुई एंटिटीज होती हैं, उनके ऊपर ये ना स्पेशल एनेकमेंट के तहत, तो उनके ऊपर जो है वो आपको जो है वो कंपनीज एक्ट जब अप्लाई करना होगा, जब जो है वो उनकी सिक्योरिटीज लिस्टेड होंगी, ये मैंने आपको पढ़ाया था। और फिर मजीद ये बताया था कि लिस्टेड होने के केस में भी सिर्फ ये सिलेक्टेड सेक्शन ही अप्लाई होंगे, 130, 132, 220, 239 वगैरह। अच्छा, अब अगर आप में से किसी ने पीएनएससी का ऑडिट किया हो, पीएनएससी पार्लियामेंट के स्पेशल एनेकमेंट के तहत बनी हुई है और इसकी स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो शेयर्स की लिस्टिंग भी है, तो इसके ऊपर तो ये सेक्शन अप्लाई होने चाहिए। मगर वो एजीएम का सेक्शन अक्सर और बेशतर अप्लाई नहीं कर रहा होता। एजीएम का सेक्शन जो 132 है, वो जब आप पढ़ेंगे उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं वो पीएनएससी वाले फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, उसके टाइमलाइन वगैरह। इसी तरीके से पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी, अब तो उन्होंने अपने आप को कंपनीज एक्ट में कन्वर्ट कर लिया है। जब वो पार्लियामेंट के स्पेशल एनेकमेंट के थे उनको भी हमने देखा कि वो कंपनीज एक्ट की 120 डेज में एजीएम कराने की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहे थे। तो इनकी जरूरत कैसे हुई कि एक तो सिलेक्टेड सेक्शन अप्लाई कर रहे हैं लिस्टेड होने की वजह से, फिर ये कैसे अप्लाई नहीं कर रहे, तो उसके ऊपर ये बातचीत है कि आपको कमीशन से अप्रूवल मिल सकती है। प्रोवाइडेड दैट द कमीशन में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गazette डायरेक्ट दैट द प्रोविजन ऑफ एनी ऑफ द aforesaid sections specified in the notification shall subject to such condition if any as may be so specified not apply to any listed company or securities so specified। ये वाली जो पार्लियामेंट के स्पेशल एनेकमेंट वाली कोई एंटिटी लाइक पीएनएससी हो, लाइक पाकिस्तान इंश्योरेंस कंपनी हो, अगर इनको कोई ये सेक्शंस भी अप्लाई करने में कोई खटक हो रही हो, कोई मुश्किल हो रही हो, तो फिर इन सेक्शंस को अप्लाई ना करने की तोजी इनके पास ये होगी कि हमने एससीसीपी को अप्लाई किया और एससीसीपी ने हमारी एप्लीकेशन के ऊपर हमें एग्री कर लिया है। एससीसीपी आइडियली इसको नोटिफाई करेगी थ्रू एसआरओ के पार्लियामेंट के स्पेशल एनेकमेंट की एंटिटी को सिलेक्टेड सेक्शंस लिस्टेड होने के ऊपर अप्लाई करने पड़ रहे थे, मगर हम इसको रिलैक्स कर रहे हैं। और रिलैक्सेशन के लिए उन्होंने शायद कोई कंडीशन भी लगानी होगी, तो वो कंडीशन फॉलो कर लीजिएगा। तो ये बहरहाल पीएनएससी के ऑडिट के दौरान में किसी ने इसका मुशाहिदा किया हो तो बहरहाल बहुत अच्छा, नहीं किया तो कभी आगे मौका मिले तो आप देखिएगा। ये पार्लियामेंट के बनी हुई स्पेशल एनेकमेंट वाली एंटिटीज ये लिस्टेड होने के बावजूद भी कुछ सेक्शंस के ऊपर या शायद सारे सेक्शंस के ऊपर अप्लाई नहीं कर रही होंगी, तो फिर आप उसके ऊपर पार्लियामेंट के इसके ऊपर जो है वो एससीसीपी के एसआरओ की जो है वो छान पटक कीजिएगा या क्लाइंट से पूछिएगा, वो आपको मुहैया कर देगा, जिसके तहत फिर ये रिलैक्सेशन अवेल की गई होगी। अच्छा, अब ये हुआ हमारा एक डॉक्यूमेंट मुकम्मल। इसके अंदर मैंने आप लोगों से ये बातचीत की थी, पिछली क्लास से पढ़ाना शुरू किया था कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से मैं पढ़ाता हूँ, यानी कि जो आगे की क्लासें होंगी उसके अंदर हमें बहुत तसल्ली बख्श बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे अगर इन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से हमने काबू कर लिया। अब आइए अगली बातचीत करते हैं। आपसे बात हुई थी कि हमारे सिलेबस के अंदर जो सेग्रीगेशन है उसमें सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस जिसके तहत कहा गया है कि कंपनीज एक्ट पढ़िए, इसके बाद जो है वो उसके अंदर जो है वो आपको ये आर्बिट्रेशन और रीस्ट्रक्चरिंग और रिहेबिलिटेशन इसके एरिया को पढ़ना है। फिर कुछ स्पेशलाइज कंपनी जिसमें बैंक, इंश्योरेंस और एनबीएफसी पढ़ना है। फिर इसके बाद अदर लॉस पढ़ने हैं। तो तरीकाकार हमने ये तय किया था कि हम कंपनीज एक्ट से पढ़ना शुरू करेंगे और फिर जिन जिन जगहों पे जिन जिन जो है वो टॉपिक के साथ जो रिलेवेंट कनेक्टेड एनबीएफसी और जो है वो अदर लॉज वगैरह कनेक्ट हो रहे होंगे तो साथ साथ पढ़ते जाएंगे। तो आज की क्लास में हम जो है वो बेसिकली जो है वो कंपनीज एक्ट की ही पढ़ाई जो है वो करते रहेंगे और ये पढ़ाई जो है वो बहरहाल मुसलसल बुनियादों पे चलती रहेगी। और बीच में कहीं पे किसी जगह पे फॉरेन एक्शन मैनुअल पढ़ाया, कंपटीशन लॉ पढ़ाया, तो वो उस जगह पे आप महसूस करेंगे कि यस दिस इज राइटली फिट व्हाट वी हैव टॉट सो फार, उसके साथ वो राइटली लिंक हो जाएगा। तो जो आप इंशाल्लाह आगे रिवीजन भी कर रहे होंगे तो आपकी रिवीजन की बस इसके अलावा कोई और बुनियाद नहीं होगी कि जिस पैटर्न के ऊपर हमने क्लासों में चीज़ों को कवर किया है, जिस डेट पे जो चीज़ कवर की है बस वो डेट पे वो चीज़, और इसके बाद जो चीज़ होगी वो इसके बाद की डेट पे रिवीजन, इसके बाद की जो चीज़ होगी वो इसके बाद की रिवीजन होगी। इसमें ये टॉपिक और वो टॉपिक, और जिस तरीके से आईएफआरएस के अंदर के ये 19 है और ये 33 है और ये जो है वो
IFRS जो है वो 15 है, इस तरीके की बातें यहाँ पे नहीं चलती है। यहाँ पे आपकी रिवीजन का मयार वही होगा जो कि जो है वो बेसिकली क्लासों की जो है वो सीक्वेंस या क्लासों की जो है वो डेटों का जो है वो सीक्वेंस होगा। वरना अदरवाइज जो है वो आप टॉपिक के ऊपर अपने आप को जो है वो मुंतबिक कर लेंगे कि ओ हो मुझे AGM से मुतालिक सारे सवाल चीजें आती हैं, मगर सवाल फिर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा होगा। वो तो पूरी एक मिक्स प्लेट बना के दे रहा होता है एग्जाम में। अब ये मिक्स प्लेट कैसे आएगी, ये बहरहाल मुझे सिखाना है आपको। और ये सिखाने के लिए आपका ताउन ये चाहिए होगा कि आपकी रिवीजन, आपकी क्लासों की कवरेज ये इसी डेट की सीक्वेंस पे होगी जिस डेट की सीक्वेंस पे आपको लेक्चर मुहैया किए जा रहे हैं। जिस जगह पे जो लेक्चर मुहैया किया उसी जगह पे वो लेक्चर के रिवीजन और आपके नोट्स मेकिंग होगी। तो फिर आप इंशाल्लाह एंड में देखेंगे कि भाई आपका जो है वो सिलेबस आपके पास इस हद तक काबू में है कि आप एग्जाम का पेपर सॉल्व कर सकें। मुझे खाली किताबें नहीं पढ़ानी है, मुझे बेसिकली आपको जो है वो एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करना सिखाना है। मेन आपका और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा पेपर हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं अगली बात लेके आ रहा हूँ। वही बात कि मुझे कंपनीज एक्ट जो है वो पढ़ाना है। बहुत सारे सेक्शंस मैंने साथ साथ लिंक करके भी पढ़ाता जा रहा हूँ और मजीद जो है वो अब आगे बात बढ़ाते हैं। दिस इज द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट विच आई हैव ब्रॉट फॉर यू, एंड विद इन दैट जो है वो द फर्स्ट डिस्कशन अबाउट द मैटर और अबाउट द कंपनीज एक्ट सच कि पाकिस्तान में आपको कारोबार करने के तीन जो है वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। या तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में आ जाएं, ये सबसे बड़ा जो है वो कारोबारी शक्ल है जो हमें माशरे में राइज नजर आती है, और ये सिंगल ओनर बिजनेस होता है। वो दूसरी है कि भाई सिंगल ओनर जो है वो दूसरे कोई ओनर के साथ मिलके पार्टनरशिप कर ले और ये मल्टी ओनर बिजनेस बन जाए। और तीसरा रास्ता ये होता है कि आप कॉर्पोरेट एंटिटी बना लें। कॉर्पोरेट एंटिटी में ये होगा कि सिंगल ओनर भी हो सकता है, मल्टी ओनर भी हो सकते हैं, मगर इसके लिए फिर आपको ये करना पड़ेगा कि कंपनीज एक्ट पढ़ना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट के सेक्शंस आपकी जिंदगी में राइज हो जाएं, ये जरूरी है अगर आप जो है वो इस बिजनेस को और इस बिजनेस को कॉर्पोरेट एंटिटी के तौर पे माशरे में पेश करना चाहते हैं। अब कॉर्पोरेट एंटिटी के माशरे में एक तो पजीराई वैसे ही है, लोगों के जहनों में होता है कि यार ये तो कोई बड़े दर्जे का बड़े रुतबे का आदमी है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि जैसे कि एक शख्स जो है अपनी जो है वो अ, जो ज़ेब तन करते हैं हम मलबूसात को, उसके अंदर कोई बहुत आला दर्जे का जो है वो सूट पहन ले और जो है वो बहुत अच्छी पॉलिश वाले जो है वो शूज पहन ले, तो सब लोग इसको देखना शुरू हो जाते हैं कि यस ये कोई बड़े दर्जे का आदमी लगता है। अब हो सकता है कि वो किसी ड्रामे की रिहर्सल के लिए जा रहा हो और वो ड्रामे का जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है उसने जो बहरहाल वो सूट और वो बूट उसको दिए थे और इसकी बेस पे वो बादशाह बने बैठा हुआ है कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, और इसके ऊपर जो है वो सब इसको देख रहे हैं, मगर ये कि बहरहाल लोगों की नजरों में आ जाता है। इसी तरीके से ये पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में एक माशरे में भी हमारा एक जहन बना हुआ होता है कि ये कम दर्जे के लोग होते हैं, इनका शायद छोटा मोटा बिजनेस होता होगा। कंपनियां तो हमेशा बड़ा ही बिजनेस करती हैं। अब हो सकता है कि कंपनी बना के भी आप कुछ काम ना कर रहे हो, मगर एक 12 लोगों में एक फेम हासिल करना हो तो नॉर्मली बिजनेसेस को कंपनी की शक्ल में लाया जाता है। मगर इस कंपनी में की शक्ल में लाने पे जो कीमत है वो कीमत बहरहाल काफी कठिन है और सख्त है। वो ये है कि कंपनीज एक्ट को पढ़ना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो था एक बिजनेस एप्टीट्यूड कंपनी बनाने का। जो एग्जाम में लिखने का एप्टीट्यूड है, जो कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर डिस्कस करने का एप्टीट्यूड है, वो मैंने आपके साथ जो है वो इस तरीके से शेयर करना है कि कंपनी अगर आप बनाओगे, वो ये है कि कंपनी के अंदर जो है वो आपको सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट मिलता है। क्या मिलता है? सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट मिलता है। कंपनी के अंदर आपको क्या मिलता है? सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट मिलता है। यानी यू विल बी डिटेचिंग योर लाइफ फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द कंपनी। यहाँ पे ये खतरा लगा रहता है, जैसे किसी ने पिछली क्लास में कहा था लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे खतरा ये लगाता रहता है कि भाई कल को अगर बिजनेस फ्लॉप हुआ तो मेरी जिंदगी भी बहरहाल मुसीबत में, या यानी कि मेरे अपने साथी एसेट्स भी बिजनेस की लाइबिलिटी को पे करने के लिए एक्सपोज हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान को कानून जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करता सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में कि बिजनेस के एसेट ही बिजनेस की लाइबिलिटीज के लिए पे होंगे। नतीजतन ओनर्स के एसेट्स भी बिजनेस की लाइबिलिटीज को पे करने के लिए सर्फ हो जाते हैं। तो फिर कंपनियों में क्या होता है, कंपनियों में बाकायदा कानून आपको मिलेगा। कौन से सेक्शन में मिलता है वो अभी दिखाता हूँ आपको। उन सेक्शंस के अंदर जो है वो आपको प्रोटेक्शन दी गई है कि आप जो है वो बिजनेस की लाइबिलिटीज के लिए अपनी जिंदगी को हल्का ना करिएगा, बिजनेस के एसेट्स को इस्तेमाल कीजिएगा। नहीं होंगे बिजनेस में एसेट तो उस सूरत हाल में क्रेडिटर सफर करें, मगर आपकी जिंदगी मुतासिर नहीं होनी चाहिए।
अच्छा, अब इसको मैं दो सवालात की शक्ल में लेके आया हूं आपके लिए कि ये कॉन्सेप्ट कि कंपनी क्यों बनाए। पहला ये कि कॉर्पोरेट एंटिटी क्यों बनाऊं मैं, हालांकि इतनी सारी कॉर्पोरेट फॉर्मेलिटीज हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप आपको बनानी है, कोई नहीं है, दुकान लीजिए, किराए पे लीजिए, उधारी पे माल लीजिए, दुकान खोल लीजिए। और मल्टी पार्टनरशिप में भी यही है कि पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर कराना पाकिस्तान में मैंडेटरी नहीं है। कागज पे लिख लीजिए कौन पार्टनर कितने पैसे डालेगा, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कहानी खत्म। मगर जब कंपनी बनने बैठेंगे तो उसके ऊपर तो महीनों के महीनों निकल जाते हैं इस बात को समझने के लिए कि कंपनी करती क्या है, क्या मामलात हैं। आपकी और मेरी जो है वो रिलेशनशिप भी इसी बात के ऊपर है कि वी आर डिसाइडिंग कि कंपनी करती क्या है, कैसे बनती है, कैसे ऑपरेट होती है। तो ये तो महीनों का काम है सोचना समझना। हाँ, कंपनी बनाने का माशाल्लाह एसीसीपी ने काम बहुत आसान कर दिया है, वो सिंगल डे में बन जाती है। मगर कंपनी के ऊपर जो इतने सारे लवाजमात हैं इनको तो सीखने में काफी टाइम लग जाता है। तो इतनी सारी कॉर्पोरेट फॉर्मेलिटीज के बावजूद आप क्यों कंपनी बनाना चाहते हैं, पहला वाला सवाल। दूसरा वाला सवाल कि जिससे मैं कोई भी काम करना चाहता हूं तो मैं हमेशा ये पूछना चाहूंगा, या आप भी पूछते होंगे, कि भाई इसकी चॉइसेस क्या हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि एक से जायद ऑप्शंस होते थे किसी को काम को करने के लिए, तो वो सबसे उमूमी तौर पे सबसे आसान वाला नुस्खा ढूंढते थे, सबसे आसान वाला तरीकाकार फॉलो करते थे। तो हम भी बहरहाल अपनी जिंदगी में ऐसे ही सुन्नत को राइज करते हैं, और हम ये कहते हैं कि भाई कोई भी काम हो तो उसके जरा ऑप्शन देखिए, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। और एक काम के अगर तीन चार रास्ते नजर आए तो फिर अगली एक्सरसाइज हमारी ये होती है कि उसमें सबसे आसान रास्ता क्या है। तो ये बेसिकली हम कहते हैं कि काम करने के चॉइसेस। इसी तरीके से कंपनी बनाने के लिए अगर हम आमादा हो गए, क्यों होंगे, ये नोट नंबर 1 में क्लियर हो जाएगा। तो आमादा होने के बाद अगला मामला ये होगा कि हम चॉइसेस की सर्च करेंगे कि कौन कौन सी कंपनियां बन सकती है, प्राइवेट क्या होती है, पब्लिक क्या होती है। हर एक के मेरिट और डीमेरिट को देख के फिर अपने बारे में देखेंगे कि हम कहाँ जाना चाह रहे हैं और कौन सा इसमें आसान तरीका है, उसके तहत फिर कंपनी बनाएंगे। तो आइए जो है वो ये जो कंपनी का जो प्राइमरी पर्पस होता है कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम अंडरलाइंग बिजनेस रिस्क, इसको जो है वो नोट नंबर 1 या सवाल नंबर 1 की शक्ल में कैसे जो है वो एग्जाम में या बहरहाल किसी सिचुएशन में प्रेजेंट किया जा सकता है। आइए, कंपनी बनाने के लिए जब भी कभी आप क्लाइंटों से पूछें, अपने रिश्तेदारों से पूछें कि भाई आपने कंपनी क्यों बना ली, तो वो अपनी जो बात को करेंगे उस बात को मैं दो हिस्सों में आपको समझाना चाहूंगा। या तो वो बोलेंगे कि यार कंपनी बनाए बगैर हमें पॉसिबल था जिंदगी गुजारना। कुछ लोगों को ऐसे कहते हुए सुनेंगे कि हम तो जो काम कर रहे हैं उसमें क्या ऐसा हो सकता था कि हम कंपनी बनाए बगैर काम कर लेते। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग जो है वो ऐसे कह रहे होंगे कि यस, हमारे पास जो है वो ऑप्शन था कि हम पार्टनरशिप भी करते, हम जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप भी करते, मगर फिर भी हमने कंपनी बना ली क्योंकि उसके ऊपर हम मुतासिर हो गए। 516 सेक्शन की किताब के अंदर जो है वो सिर्फ में फायदे हैं, और वो इतने हैवी वेट हैं जिसकी वजह से हमने 516 सेक्शंस की जो कंप्लाइंस है वो अपने ऊपर लागू कर ली। तो बहरहाल जो है वो ये चार बेनिफिट जो हैं ये सोचा। तो इनके बारे में हम कहते हैं कि इनकी वॉलंटरी फॉर्मेशन या रजिस्ट्रेशन है कंपनीज एक्ट में। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हम तो कंपल्सरीली इधर फंस गए हैं भाई, और दूसरे बोलेंगे कि हमारी इख्तियार थी। तो इख्तियार वाले आदमी को हम पूछेंगे कि भाई आपकी इख्तियार की वजह क्या बनी, तो हमें ये चार सेक्शन पढ़ के सुनाएंगे, जिसको मैं तीन हेडिंग में आपको पढ़ाऊंगा कि सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी और परपेचुअल सक्सेशन। आइए पहले देखते हैं उन लोगों की बातचीत जो कि कंपनीज एक्ट में इस वजह से आ गए कि वो कहने लगे कि हमारे पास कोई चॉइस ही कहाँ थी, हम कहाँ जाते। एक है सेक्शन नंबर 9। अब चूंकि ओपन बुक सिनेरियो है एग्जाम के अंदर, तो सेक्शन की अमल दखल जो है वो आपको एग्जाम में करनी होगी, और नतीजतन आपको ओपन बुक का पूरा फायदा उठाना है तो सेक्शन नंबर को ग्रिप में लेना होगा। तो सेक्शन 9 जो है यानी कि बहुत सारी जगहों पे मैं सेक्शन की जो बातें कर रहा हूँ, सेक्शन रेफरेंस देने की साथ साथ बात कर रहा हूँ, तो वो इसलिए कि आपको भी याद हो जाए ये सेक्शन। अगर याद नहीं होंगे तो फिर ओपन बुक का कोई अफेक्टिव फायदा आपको फिर नहीं हो सकेगा। तो अनरजिस्टर्ड कंपनी का कॉन्सेप्ट जो है वो सेक्शन 9 में, जिसमें कहा गया है कि आप कोई भी कारोबारी शक्ल लो, कोई एसोसिएशन के नाम से, कोई पार्टनरशिप के नाम से, कोई जो है वो और एंटिटी के नाम से, जिसमें आपके पास 20 से जायद मेंबर्स हो। मेंबर से मुराद है हमारी मालकान की तादाद। मालकान की तादाद
अगर 20 से जायद हो और उसके अंदर जो है वो कोई बिजनेस भी रन हो रहा हो उस ऑर्गेनाइजेशन में, और उसका बिजनेस का मकसद जो है वो कोई चैरिटी वगैरह ना हो बल्कि एक्विजिशन ऑफ गेन हो, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को कंपनीज एक्ट में कंपनी बनाना जरूरी है। वरना अगर आप कंपनीज एक्ट में नहीं आएंगे तो आपको अनरजिस्टर्ड कंपनी कहा जाएगा। फिर सेक्शन 9 में इसकी कुछ पेनल्टीज वगैरह भी लिखी हुई हैं। सेक्शन 9 में इसके कुछ एक्सेप्शंस भी लिखे हुए हैं, लाइक ऑडिट फर्म है, उसमें अगर 20 से जायद पार्टनर्स होते हैं तो हम उसको कंपनी तो नहीं बनाते। तो क्यों नहीं बनाते, वो सेक्शन 9 के एक्सेप्शंस भी इंशाल्लाह जगह पे देखेंगे। आज की क्लास में ये लीजिएगा कि पाकिस्तान में कुछ पार्टनरशिप बिजनेसेस, कुछ जो है वो को ओनरशिप, उसको जो है वो आप कंपनी की शक्ल में देखेंगे। और जब हम उनको पूछेंगे कि व्हाई यू आर कंपनी, दे विल बी सेइंग कि वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस, हमें तो घसीट घसीट के, हमें तो खींच खींच के कंपनीज एक्ट में लाया गया। और उसके लिए जो सेक्शन का रेफरेंस आपको देंगे, दिस दिस विल बी द सेक्शन नंबर 9। अच्छा, फिर इसके अलावा जो फॉरेन कंपनीज हैं, मैंने पिछली क्लासों में भी आपको अर्ज की थी कि पाकिस्तान से बाहर जो इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज होती हैं और पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस को रन करती हैं, तो उनको पाकिस्तानी लैंग्वेज में कहा जाता है कि ये तो ब्रांचेज हैं फॉरेन कंपनियों की, और कॉर्पोरेट लॉ की लैंग्वेज में कहा जाता है, सेक्शन 434 भी आपको दिखाया था पिछली क्लास में, इनको कहा जाता है फॉरेन कंपनी। तो ये फॉरेन कंपनी या ब्रांचेज जो हैं, इनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है, ये भी बताया था। मगर इनके ऊपर 17 सेक्शन अप्लाई होते हैं 434 से 450 तक। और जब इनको पूछेंगे कि व्हाई यू आर विद इन द कंपनीज एक्ट, दे विल बी सेइंग कि हमें तो आना ही नहीं था, हम तो कंपनीज एक्ट में आते आना चाहते तो हम पाकिस्तान में कोई सब्सिडरी वगैरह नहीं बना लेते, हम तो आना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए तो हम पाकिस्तान में जो है वो ब्रांच की शक्ल में है, तो फिर क्यों आ गए हैं। तो भाई आना तो नहीं चाहते थे, मगर हमें घसीट घसीट के खींच खींच के ले आया गया, कंपल्सरी ऑप्ट इन के ऊपर जो है वो लेके आया गया, और हमें 17 सेक्शन फॉलो करने के ऊपर पाबंद किया गया है। तीसरे नंबर पे कि वो कॉरपोरेशन और बॉडी कॉरपोरेट जो स्पेशल एनेकमेंट के तहत बनती है, और वो कहने लगी कि हम तो बने ही स्पेशल एनेकमेंट के लिए तहत इसलिए हैं कि हम तो जो है वो कंपनीज एक्ट में आना ही नहीं चाहते थे। पीएनएससी को बोलेंगे कि आप कंपनीज एक्ट में क्यों आ गए, वो कहेंगे हम थोड़ी आना चाहते थे, हम तो स्पेशल एनेकमेंट बना के उसके तहत अपनी पैदाइश करवा के इसलिए जिंदा हैं कि हमारा काम ऐसा है कि कंपनीज एक्ट में चल नहीं सकता है। तो फिर आप आ क्यों गए भाई, दोबारा पूछ रहे हैं। इसलिए आ गए कि हमने हमारी सिक्योरिटीज को लिस्टेड करवा लिया, जो अभी मैंने सेक्शन 505 दो सब सेक्शन 2 में बताया कि हमने हमारी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवा लिया है, तो फिर हमें आना पड़ा। मगर पूरे लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। 130, 132, 220 से 239, 247 से 267, 270 एंड 271, जिसके ऊपर मैंने पिछली क्लास में भी आपको रोशनाई डाली थी कि 130 टू मीन एनुअल लिस्ट ऑफ मेंबर्स, 239 अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स का बनाना वगैरह, 247 से 267 और 270 और 271 ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक सेक्शन। इन सारे जो है वो सेक्शंस के बारे में अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अगर आपको किसी भी एक सेक्शन या कुछ जायद सेक्शन में आपको कंप्लाइंस के ऊपर दिक्कत आ रही है, तो उस सूरत हाल में एससीसीबी को अप्रोच कीजिएगा। दे विल बी इशूइंग द नोटिफिकेशन विद द कंडीशंस, उन कंडीशंस की कंप्लाइंस के ऊपर आपको ये सिलेक्टेड सेक्शंस भी माफ हो सकते हैं, वरना अदरवाइज जो है आप अपने आप को जिंदगी में ऐसे ही बोलोगे कि हम थोड़ी आना चाह रहे थे, हमें खींच के लिए आया गया। इसके बाद चौथे नंबर पे पाकिस्तान के ये 6 स्पेशलाइज्ड बिजनेसेस हैं जो मुख्तलिफ कवानीन में लिखे हुए हैं। एनबीएफसी मैंने आपको बताया, कंपनीज ऑर्डिनेंस के वो सेक्शन 282 ए से लेकर एन तक के सेक्शन जो आपके सिलेबस का पार्ट है। बैंकिंग ऑर्डिनेंस, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस, मुदारबा कंपनी मुदारबा ऑर्डिनेंस 1980, क्रेडिट रेटिंग कंपनी रूल्स 1995, सीडीसी एक्ट 1997। ये 6 कंपनियां ऐसी हैं पाकिस्तान में, ये 6 बिजनेसेस ऐसे हैं पाकिस्तान में, इनको कंपनी बनाए बगैर आप नहीं चला सकते। ये इनके रेस्पेक्टिव लॉज में लिखा हुआ है। तो जब हम किसी बैंक को पूछें कि व्हाई यू आर द कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, दे विल बी सेइंग कि वी विल नॉट बी हैविंग एनी चॉइस अदर देन द कंपनीज एक्ट, जिसके तहत हम अपनी फॉर्मेशन कर सकें। तो कुछ लोगों के लिए तो ये इस वजह से जो है वो जरूर हो गया कि वो कंपनीज एक्ट में आए, कि उनकी काम की नोयत ऐसी थी कि वो कंपनी बनाए बगैर जिंदा नहीं रह सकते थे।
उनको उनके रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट ने ये पाबंद किया हुआ है। लाइक बैंकों को बैंकिंग ऑर्डिनेंस ने पाबंद किया हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस ने पाबंद किया हुआ है। तो ये जो लोग हैं चारों, इनको हम जिंदगी में कहते हैं कि भाई आप कंपनीज एक्ट में क्यों आए, तो ये कहते हैं कि हमारे पास चॉइस थी कि क्या कुछ और हम ऑप्शन अवेल कर लेते। नहीं, ऑप्शन तो नहीं था। आपका जो काम है या आपका जो लिस्टेड का स्टेटस है या फिर ये कि आपका फॉरेन कंपनी का स्टेटस है या आप अनरजिस्टर्ड कंपनी है, इन चारों को तो जबरदस्ती खींच के लाया जा रहा है, पूछ के थोड़ी लाया जा रहा है, खींच के लाया जा रहा है कंपनीज एक्ट में आ जाइए। अब जो बड़ी तादाद है कंपनियों की, वो आपको ये आर्ग्यूमेंट दे रही होगी कि हमने तो कंपनीज एक्ट पढ़ा या हमारे साथियों ने पढ़ा, हमें सिख समझाया कि कंपनीज एक्ट में सेक्शन कंप्लाइंस के बहुत ज्यादा हैं, मगर उसमें चार बेनिफिट के जो सेक्शन है वो इतने भारी भरकम है जिसके ऊपर वो कंप्लाइंस की जिम्मेदारी उठाई जा सकती है। भाई कौन से ऐसे बेनिफिट के मामला हैं, वो ये है। सबसे पहला है जिसको कहा जाता है सेक्शन 18 के तहत सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट, जिसको आजकल की मॉडर्न लैंग्वेज में कहा जाता है वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वेल का मतलब होता है पर्दा, वी व्हील नहीं है ये, वेल है, VEIL, वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पर्सन वो ओन्स अ बिजनेस, सेक्शन 18 के रूल से बता रहा हूँ, यानी जिसको कंपनीज एक्ट में मेंबर्स कहा जाता है। ओनर ऑफ द कंपनी को क्या कहा जाता है, मेंबर्स कहा जाता है, जिसको आप शेयर होल्डर्स भी कहते हैं। एंड हु रन्स द बिजनेस, यानी कि डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स कंपनी को रन करते हैं, कैन टेक द शील्ड, शील्ड का मतलब होता है पना, ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम आउटसाइडर्स व्यू फॉर देयर डिफॉल्ट्स। एक आदमी को काम करने की सोच भी होती है, समझ भी होती है, सरमाया भी होता है, मगर काम ना करने का अक्सर और बेशतर रीजन वो ये देता है कि यार इसमें रिस्क बहुत है, मुझे समझ नहीं पड़ती कि कल को अगर ये फ्लॉप हो गया तो क्या होगा। अगर आप अपने आप को फ्लॉप के डर से सामने नहीं लाना चाह रहे तो वाई नॉट टू टेक द शील्ड ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में आप जो भी काम करेंगे उसमें आउटसाइडर्स को आपकी तरफ उंगली उठाने की इजाजत नहीं होती। आप कौन है, आप बिजनेस के यानी कंपनी के मैनेजर्स, जिसको डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स मैंने कहा, या कंपनी के ओनर्स जिसको मैंने प्रोमोटर्स या शेयर होल्डर्स या मेंबर्स का, इनकी तरफ उंगली नहीं उठाई जाती है, बल्कि कंपनी के स्टेटस को सामने रखा जाता है हर एप्रिसिएशन और हर ब्लेम के लिए। ये सेक्शन 18 के रूल से ऐसे किया जाता है और इसको कहा जाता है कि ये तो सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट है या ये वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन का कॉन्सेप्ट है। वेल का मतलब है पर्दा, लोगों को यानी आउटसाइडर्स को इस पर्दे की वजह से एक ऐसी रुकावट हाइल हो जाती है कि वो ये देख ही नहीं पाते कि यार कंपनी का तो ना हाथ है ना दिमाग है। इफ द कंपनी हैज डन समथिंग रॉन्ग, तो इन दैट सिचुएशन जो है वो फिर कंपनी के ऊपर जो है वो हम कैसे जो है वो इल्जाम लगाएं, नहीं कंपनी के ऊपर ही इल्जाम लगाइएगा। कानूनी तौर पे आपकी आंखों पे एक ऐसा पर्दा रखा हुआ है जिसकी बेस पे आपको मैनेजर्स और जो है वो कंपनी के जो है वो ओनर्स नजर नहीं आएंगे। एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड शील्ड। ये इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट जो है वो शील्ड होती है, पनाह होती है, रुकावट होती है आउटसाइडर्स के आंखों के सामने, ताकि वो ओनर को और बिजनेस मैनेजर्स को ना दे सके। ये कंपनी बनाने का पहला फायदा। अच्छा, द अबव वेल इज नॉट वर्केबल, कुछ हालात में ये वेल वर्केबल नहीं होता। इन सर्टेन सिचुएशन, जिसको ऑर्डिनेंस में या एक्ट में मुख्तलिफ जगहों पे प्रोवाइड किया गया है, ऑर्डिनेंस की बजाय हम इसको लिखते हैं एक्ट, जहाँ पे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है वो डी रिकॉग्नाइज हो जाता है, यानी अप्लीकेबल नहीं रहता। और इसके ऊपर जो है वो ये होता है कि कंपनी ने क्या किया है ये नहीं देखा जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि कौन आदमी कंपनी में काम करने वाला है जिसकी वजह से कंपनी के नाम पे डिफॉल्ट अपीयर हो रहा है। इस चीजों को कहा जाता है लिफ्टिंग ऑफ वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो लोगों के आंखों पे पर्दा आ गया था, जिसकी बेस पे वो कंपनी के पीछे करते धरते को नहीं देखते थे, अब वो पर्दा लिफ्ट हो जाएगा, लिफ्ट मतलब उठ जाएगा, और इसके ऊपर फिर बैकग्राउंड में जो फिल्म चलाने वाला है वो फंस जाएगा। लाइक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी के नाम से मनी लॉन्ड्रर मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो उसमें कंपनी को सजा तो नहीं हो सकती है, नहीं जेल में बंद नहीं किया जा सकता। अब कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी के नाम पे जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है उसको जेल होगी। इसी तरीके से सेक्शन नंबर 24 में कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई जो है वो अगर कोई कंपनी के नाम पे आप बोरोइंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, यानी कि कंपनी के बिहाफ पे कोई जो है वो लोन एग्रीमेंट साइन करें, और मिसाल के तौर पे एबीसी लिमिटेड है, उसका डायरेक्टर है अख्तर, वो जो है वो फैसल बैंक से लोन एग्रीमेंट को साइन कर रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी है, सेक्शन 24 में लिखा हुआ है कि वो जरूर जरूर कंपनी का नाम और पूरा नाम, यानी कि जो भी कंपनी के नाम में लिखा जाता है एबीसी, फिर आगे लिखा जाता है प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड गारंटी लिमिटेड, वो पूरा नाम लिखे। अगर जो है वो कंपनी के
कोई इंडेटनेस यानी कि कर्ज के कॉन्ट्रैक्ट हों, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स हों, और उसमें सिग्नेचरी ने ये नहीं डिफाइन किया हुआ कि ये कंपनी कौन है जिसके लिए मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, यानी उसने प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई नहीं किया, तो फिर उस सूरत हाल में इस कॉन्ट्रैक्ट की पर्सनल लाइबिलिटी आ जाती है। द सिग्नेचरी विल बी honoring the commitment or the liability or the obligation on due date out of his personal pocket because of the reason। यहाँ पे वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन अप्लीकेबल नहीं रहता, यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ वेल आ जाता है, सेक्शन नंबर 24 में लिखा हुआ है। तो अराउंड जो है वो यानी मोर देन 10 टाइम्स जो है वो डिफरेंट सेक्शंस में ये बातें की गई हैं कि यहाँ पे जो ओनर है उसको पकड़ लिया जाएगा, जो मैनेजर है उसको देखा जाएगा, और ये नहीं देखा जाएगा कि कंपनी का स्टेटस और कंपनी का सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट। इसको कहा जाता है इन चीजों को लिफ्टिंग ऑफ वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इंशाल्लाह जगह पे ये सारी चीजें आती जाएंगी कि कौन से सेक्शन में लिफ्टिंग है, मगर आज की क्लास में दो एग्जांपल्स मैंने बता दी। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन has signed contractual obligation in the name of the company were signed by the directors or officers of the company, but they did not disclose the name of the company within the contract, and as a result the signatory is becoming responsible to honor the commitment, and this is called again जो है वो lifting of veil of incorporation। कंपनी के नाम पे क्या है तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती थी, नहीं कंपनी की नहीं बनेगी, आपकी बन गई सिग्नेचरी की। क्यों आपने कंपनी के नाम को क्यों नहीं लिखा, तो भाई ये कैसे पता चला कि इसमें मेरी लाइबिलिटी आ जाती है। ऐसी जगहें जहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ वेल एप्लीकेबल होगा वो ऑर्डिनेंस में बाकायदा सेक्शंस की शक्ल में, प्रोवाइजो की शक्ल में, सब सेक्शन की शक्ल में मौजूद है। टोटल 10 से जायद आपको मिलेंगी। और मनी लॉन्ड्रिंग लॉ की भी एग्जांपल मैंने बता दी, लॉर्ड नाम के ऊपर जो है वो एहतियात ना करने की बातचीत भी बता दी, कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट के ऊपर। ये जो है वो लिफ्टिंग ऑफ वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन की जो मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं उसमें से दो एग्जांपल्स आपको मैंने शेयर की। मोर ओवर, जैसे किसी ने एक पिछली क्लास में कहा था भाई लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, अब लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है उसके ऊपर जरा देखिए 294 नंबर सेक्शन। ऑल द लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशन, ये 294 में लिखा हुआ है, जो कंपनी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं वो कंपनी खुद ही डिस्चार्ज करेगी। वो कहाँ से डिस्चार्ज करेगी, डिस्चार्ज मीन सेटल करेगी, पे करेगी। कहाँ से पे करेगी, सेटल करेगी, कंपनी के एसेट से करेगी। अच्छा, मेंबर्स को नहीं देना होता कुछ भी अमाउंट इन एसेट्स ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग द कंपनी टू डिस्चार्ज द लायबिलिटीज। इफ द एसेट्स विद इन द कंपनी आर विद द ट्यून ऑफ फॉर एग्जांपल 1 बिलियन रुपीस, और लायबिलिटीज जो है वो 2 बिलियन रुपीस की हैं, तो 1 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल है ये क्रेडिटर सफर करेंगे। मेंबर्स भले कितने भी अरबपति खरबपति हों वो इसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। मगर अगेन जैसे लिफ्टिंग ऑफ वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन का एक एक्सेप्शन था, इसी तरीके से लिमिटेड लाइबिलिटी का भी एक एक्सेप्शन है कि स्पेसिफाइड अमाउंट देने पड़ते हैं। हाउएवर एक्सेप्शनली डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। एक को कहा जाता है लिमिटेड बाय, डिपेंडिंग अपॉन कि ये लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड है। आपको लॉ में मिलेगा कि बाज औकात आपको मेंबर्स में रिक्वायर, बाज औकात है यानी कभी कभी होगा, क्यों होगा वो जगह पे इंशाल्लाह आ जाएगा। और वो मे का वर्ड मैंने इसीलिए लिखा है कि दिस इज ऑलवेज नॉट नेसेसरी कि आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बट देयर कैन बी सम सिचुएशंस इन विच यू will be requiring to contribute in assets of the company being a member, and this will be enabling the company to discharge its liabilities। तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी का एक्सेप्शन है जो कि स्पेसिफाइड अमाउंट के नाम से आपको एग्जाम में या लॉ में पढ़ने को मिलेगा। एंड दिस इज वेरी मच डिपेंडेंट कि भाई जो है वो कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड है, जिसके ऊपर ये स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो वर्कआउट होगा। एंड द थर्ड वन, परपेचुअल सक्सेशन। आप तो माशाल्लाह अभी अपने कैरियर के बिगिनिंग में हैं, जब इंशाल्लाह आपके पास भी अल्लाह ने जो है वो मालो सरवत की जो है वो फरावानी रखी और आपके पास चीज़ें जमा होनी शुरू हो गई, तो फिर आपको भी अपने बारे में ये महसूस होने लगा कि मेरे बाद मेरा इन एसेट्स का क्या होगा। यानी एसेट्स अगर आपके पास नहीं है, जैसे आज आपके पास इतने ज़्यादा एसेट्स नहीं होंगे, तो आपको ये फिक्र भी नहीं है कि अल्लाह ने जो भी आपकी ज़िंदगी रखी है, आप सोच रहे होंगे कि यार इसके बाद मेरे बाद क्या होगा, अब
बोलेंगे हैं कितना कि मैं फिक्र करूं। मगर एक अगर बहुत ज्यादा अगर किसी के पास होता है, जैसे इंशाल्लाह आपके पास भी हो जाएगा, तो फिर आप देखेंगे कि आपके दिल में ये खुद ब खुद चाहत पैदा होनी शुरू हो जाएगी कि मैं अपनी चीजों को जरा महफूज कर लूं, ताकि मेरे बाद के जो लोग हैं उनको ये चीजें काम आ सकें। मुझे अल्लाह ने नवाजा है, मेरे पास अल्लाह का ये जो है वो अमानत है, इसकी मुझे कस्टोडियनशिप दी गई है, मैं इसको संभाल लूं। अफेक्टिवली आदमी ये कहता है कि अगर आपको आपकी जरूरत से जायद अल्लाह ने दिया है, तो आप उसके ऊपर असल में अपने मालकाना हुकूक कायम ना रखें, आप इसको अपने आप को उसका चौकीदार समझें। और जो आपके पास एक्सेस है वो बहरहाल आपको छोड़ के जाना है, और अगर अल्लाह के पास उसको महफूज करना है तो उसको चैरिटी कर दीजिए। तो अगर आप जो है वो इसको छोड़ के जाएंगे अपने पीछे वालों के लिए, तो उसके ऊपर यही फिक्र लगी रहती है कि कोई खा जाएगा, कोई ये हो जाएगा, कोई कैसे होगा, कैसे संभाल पाएंगे। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने सरमाए को कंपनी में डाल दें, क्योंकि कंपनी में क्या होती है, परपेचुअल सक्सेशन होती है। अच्छा, अब उसमें परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि मेंबर का आना और जाना, यहाँ पे मुराद ये है कि शायद कोई मेंबर आया इस वजह से कि पुराने मेंबर का इंतकाल हो गया, विल नॉट अफेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इस कंटिन्यूटी, कंपनी अपनी रफ्तार में चलती रहेगी। क्योंकि कंपनी का जो कारवां है वो एक पूरे मैकेनाइज वे में चल रहा है। ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है कि भाई जैसे कि जो है वो एक खुदा न खास्ता एक जो रेल का यानी ट्रेन का जो बेसिकली ड्राइवर होता है, अगर उसको हार्ट फेल हो जाएगा तो भी बहरहाल ट्रेन तो चलती रहेगी टिल द टाइम के आगे कोई जो है वो सिग्नल ना आ जाए, किसी से क्लेश हो जाए, वो एक अलग बात है। बाकी अदरवाइज जो है वो कुछ देर तक तो वो चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। उसमें होगा ये कि बहरहाल उसके इंजन के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है बाय डिजाइन कि वो बहरहाल चलता रहता है, जरूरी नहीं है कि उसके पेडल पे हाथ ही रखा जाए। और एज अ रिजल्ट जब तक जो है वो जब उसको ब्रेक की जरूरत होगी वो ब्रेक करने वाला कोई नहीं होगा, तो वहां पे मुसीबत हो सकती है। वरना चलने में बहरहाल ये चलती रहेगी। तो गाड़ी जैसे चलती रहती है, यानी ट्रेन की बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से कंपनी भी चलती रहती है। मेंबर गया, हार्ट फेल हुआ, कोई भी वजह बनी, नया मेंबर आ जाएगा, बाकायदा सेक्शन मौजूद हैं, 74 से लेकर 81 तक के सेक्शंस हैं, जिसमें पूरा एक निज़ाम मुरतब है कि मौजूदा मेंबर की जो शेयर होल्डिंग है वो नए मेंबर के पास जो इसके वारसेन होंगे, इसके नॉमिनीज होंगे, उनमें कैसे ट्रांसफर होगी। तो सारी तरतीब मौजूद है, आपका सरमाया बिखरेगा नहीं, एक मजबूत मजबूत मरबूत निज़ाम के अंदर ये ट्रांसफर भी हो जाएगा। और मजीद ये कि जिस और बिजनेस के अंदर ये सरमाया लगा हुआ है वो बिजनेस में रुकेगा नहीं, वो भी एक तरतीब से चलता रहेगा। और ये जो है वो सारा का सारा मामला जो है वो कहलाता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन बहरहाल जो है वो ये है कि भाई जो है वो अब मेंबर के आने जाने से कंपनी के अंदर जो है वो कंटिन्यूटी के ऊपर कोई आंच नहीं आती। अच्छा, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स शल व्हेन रजिस्टर्ड, जब कंपनी बनती है तो उस वक्त दो डॉक्यूमेंट बनते हैं जिनको कहा जाता है फाउंडेशन डॉक्यूमेंट, जिसका नाम होता है मेमोरेंडम आर्टिकल। शल व्हेन रजिस्टर्ड बाइंड द कंपनी एंड द मेंबर्स thereof to the same extent as if they respectively had been signed by each member। जैसे कि हम कहते हैं ना कि दुनिया में एक आदमी चला जाता है तो दुनिया में उस आदमी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई नया आदमी पैदा हो जाता है, बच्चा पैदा होता है, तो भी दुनिया में बहरहाल कोई फर्क नहीं आता, दुनिया अपनी रफ्तार पे चल रही है। इसको हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। खैर एक वक्त कयामत आएगी, सब सब तबाह व बर्बाद हो जाएगा, बट फॉर द टाइमिंग तो आपके और मेरे दुनिया में रहने से और चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया की परपेचुअल सक्सेशन है। द सेम कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो बीइंग फॉलोड फॉर अ यूनिटाइज एक्सिस्टेंस विद इन द परपेचुअल सक्सेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, के जिसके अंदर जो है वो कंपनी के कॉन्सेप्ट के उजागर किया जाता है और कहा जाता है कि कंपनी में भी ऐसा ही होता है, कोई मेंबर का आना जाना कोई अफेक्ट नहीं करता, कंपनी चलती रहती है। अब ये पता कैसे चलता है कि कंपनी चलती रहेगी और मेंबर के नाम पे जो शेयर होल्डिंग थी वो उसके वारसों में ट्रांसफर हो जाएगी। कायदे आजम गए तो लियाकत अली खान आ गए, लियाकत अली खान गए तो कोई और आ गए। तो भारत पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है, दुनिया असल अल्लाह का शुक्र है चलती रही, और इसके बाद सक्सेशन जो है वो भी एक तरीके से होती रही। और इसी तरीके से कंपनियों के अंदर ये सक्सेशन का मामला और ये निज़ाम जो है वो चलता रहे, इसके लिए दो फाउंडेशन डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं जिसको कहा जाता है मेमोरेंडम और आर्टिकल। और इसके तहत जो है वो पुराने जाने वाले भी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, नए आने वाले भी इसी तौर पे अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और ये डॉक्यूमेंट जो है वो इस तरीके से लोगों के अंदर डिजाइन है कि परपेचुअल सक्सेशन का यानी कि कंपनी के कारवा का चलते रहने का इंदिया यानी कि ऐलान कायम रहे। इसके अंदर मेंबर के आने जाने से ना बिजनेस में कोई फर्क पड़ेगा, ना जो है वो सरमाए की मुंतकली के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा।
अच्छा, अब अगर मजीद बात करें तो सारी बात का खुलासा ये निकला कि भाई कंपनी के अंदर अगर आप आ जाएं तो आपको बहुत फवाइद हैं, मगर ये फवाइद समझने के लिए आपको ये 4 सेक्शन पढ़ने चाहिए। अब ये 4 सेक्शन के ऊपर आप मुत्तफिक नहीं हैं तो आप पाकिस्तान में जो है वो पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप के कॉन्सेप्ट भी हैं, उसके तहत अपने आप को कर लीजिए। मगर फिर वो लोग हमारी पढ़ाई में नहीं आते, हमारी पढ़ाई में तो वो आते हैं जो इन 4 बेनिफिट को पढ़ के यहाँ पे आ गए। कुछ लोग ऐसे भी नजर आएंगे आपको कि जो कंपनी की कैपेसिटी में ऑपरेट हो रहे हैं, मगर वो कहते हैं यार ये फायदे और नुकसान और ये हमारे लिए इतना मान ही नहीं रखते हैं। तो फिर आप आ क्यों गए अगर आप आपने ये 3 4 सेक्शन नहीं पढ़े? तो हमारे लिए आने की रीजन ये नहीं है कि हमारे पास कोई डिसाइसिव रोल था जिसके तहत हम फैसला करते हैं कि कंपनीज एक्ट में हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बल्कि हमारे साथ मामला ये था कि हम तो जो है वो कंपनीज एक्ट में आने पे मजबूर किए गए हैं। हमारे ऊपर कंपल्सरी ऑप्ट इन का मामला था और उसके ऊपर मैंने ये 4 पॉइंट्स आपको बताए। नाउ द नेक्स्ट। अब कंपनी अगर आपको बनानी हो तो कंपनी बनाने के लिए आपके पास जो है वो इस तरीके से चॉइसेस अवेलेबल हैं जो मैंने आपसे नोट नंबर 2 में बात की थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डिसाइड कि व्हाई यू आर गोइंग फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, एंड वंस यू आर कन्विंस्ड कि आई हैव टू गो फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, द नेक्स्ट डिस्कशन विल बी सच कि भाई इसमें मुझे चॉइसेस हैं कितनी टाइप की कंपनी बन सकती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज। नंबर वन इज कॉल्ड प्राइवेट कंपनी and another one is called public company। अच्छा, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी जो भी आप चॉइस करें इसके बाद आपको उसकी एक स्ट्रक्चर डिफाइन करनी पड़ेगी। ये 12 लॉ की रिक्वायरमेंट है कि ऐसा करना पड़ेगा। और उसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बनना चाह रहे हो, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि अगर किसी रेस्टोरेंट में हमें नहीं जाना तो नहीं जाएं, मगर हम किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं तो वो फिर हमें कहते हैं कि भाई इस रेस्टोरेंट में आपको जो है वो इस जगह पे बैठना है, उस जगह पे बैठना है, ये लॉन्ग टेबल है, ये शॉर्ट टेबल है, बाकी जो है वो इधर आप ना जा सकेंगे, इधर तो जो है वो बहरहाल खवातीन का एरिया है, इस जगह पे जो है वो कोई दावत हो रही है वगैरह वगैरह। तो इसी तरीके से जब कंपनीज एक्ट के अंदर हम अपने आप को लेके आ रहे होंगे तो सबसे पहले हमें कहा जाएगा कि भाई अपने आप को डिफाइन करें कि आप प्राइवेट या पब्लिक कंपनी। फिर अपने आप को डिफाइन करें कि भाई जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड। अब इतनी चॉइसेस दे दी हमें कि भाई प्राइवेट या पब्लिक, तो सबसे पहले आपका सवाल यही होना चाहिए कि इन दोनों में होता क्या है, प्राइवेट में क्या होता है, पब्लिक में क्या होता है। फिर अकॉर्डिंगली आपकी जिंदगी के जो विजन मिशन है उसकी बेस पे आपने जो है वो ईदर ऑफ द टाइप को सिलेक्ट कर लेना है। मोर ओवर जब आप ये पूछेंगे कि भाई हमें प्राइवेट या पब्लिक के अंदर लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड को डिफाइन करना है, तो देन यू शुड आल्सो आस्क कि भाई इसमें क्या फर्क होता है। एंड अकॉर्डिंगली आपकी जिंदगी के जो विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स हैं उसके तहत फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा कि विच स्ट्रक्चर सूट्स योर फ्यूचर विजन एंड मिशन। तो आपको इस तरीके से अपने आप को जिंदगी में डिफाइन करना पड़ेगा कि एक प्राइवेट हूँ कि पब्लिक हूँ। इधर वे चाहे प्राइवेट हो पब्लिक हो तो फिर मजीद डिफाइन करना पड़ेगा कि लिमिटेड बाय शेयर हूँ, लिमिटेड बाय गारंटी हो और अनलिमिटेड हो। कोई कहेगा कि क्यों डिफाइन करना जरूरी है, तो इसका भाई कोई जवाब नहीं है क्यों डिफाइन करना जरूरी है। डिफाइन करना लॉ की रिक्वायरमेंट थी। तो फिर ये कि बताइए कि आपने यही रिक्वायरमेंट के ऊपर जो है वो आमादा होना था कि कुछ और चॉइसेस भी थी? नहीं, कुछ और भी चॉइसेस थी। तो आपने क्यों इसके ऊपर जो है वो बेसिकली अपने आप को जो है वो अग्री कर लिया कि आप प्राइवेट कंपनी बनना चाहते हो? भाई प्राइवेट कंपनी के ये फीचर्स हैं जो हमें बताए गए और उसके ऊपर हमें कंफर्टेबल महसूस हुआ। तो वो फीचर्स वगैरह क्या है, डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स क्या हैं, जरा उसको जो है वो हम लेके चलने चाह रहे हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5049 के अंदर प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है। पब्लिक कंपनी की जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से डिजाइन है कि अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी ना हो तो फिर आप पब्लिक कंपनी होते हो। अच्छा, प्राइवेट कंपनी ये कंपनी होगी यानी कंपनीज एक्ट के तहत फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड होगी, जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मैंने आपको कहा दो फाउंडेशन डॉक्यूमेंट होते हैं, एक मेमोरेंडम और आर्टिकल। और ये मेमोरेंडम और आर्टिकल में से आर्टिकल बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि ये कंपनी प्राइवेट है कि नहीं है। और कैसे बताता है, वो 3 शराइत को लिख रहा होता है अपने आर्टिकल में। और ये 3 शराइत के अंदर सेकंड लास्ट पॉइंट को देखना चाहिए जिसमें एंड लिखा हुआ है। जब 2 3 पॉइंट को एज अ कंडीशन या एज अ जो है वो सीक्वेंस में दिए गए हों तो उसके ऊपर सेकंड लास्ट पॉइंट में देखना चाहिए कि यहाँ पे
एंड लिखा हुआ है सेकंड लास्ट पॉइंट में कि और लिखा हुआ है। जब एंड लिखा होता है तो कहा जाता है ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियस हैं, यानी एक साथ अप्लाई होंगी तो प्राइवेट कंपनी बनेगी। और अगर और लिखा होता तो फिर इसका मतलब ये होता है कि ये ऑल्टरनेट कंडीशंस हैं, कोई भी एक कंडीशन मीट हो गई तो फिर ये प्राइवेट हो गई। मगर यहाँ पे इस वक्त फॉर द टाइम बिंग ये क्या है, ये साइमल्टेनियस कंडीशंस हैं, यानी कि तीनों कंडीशन एक साथ मीट करनी है। इसके आर्टिकल में ये तीन कंडीशन लिखी होंगी जिसकी बेस पे ये अपने आप को जिंदगी में पेश करेंगे एज अ प्राइवेट कंपनी। सबसे पहली बात, इनके शेयर्स की जो ट्रांसफरेबिलिटी होगी वो रेस्ट्रिक्टिव होगी, मना नहीं होगी मगर रेस्ट्रिक्शन लगी होगी। अब जो रेस्ट्रिक्शन आप लगाना चाह रहे हैं उसके ऊपर लॉ ने कहा है कि आप जो है वो एक्ट में जरा देखिएगा कि कुछ रेस्ट्रिक्शन लिखी हुई है, वो तो फॉलो करनी ही पड़ेंगी आपको। शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आप जो लगाना चाहते हैं वो लगाइएगा, मगर जो लगाएंगे उसमें कोई ऐसी ना रेस्ट्रिक्शन लगा दीजिएगा जो एक्ट में लिखी हुई रेस्ट्रिक्शन से टकराएंगी। तो एक्ट में लिखी हुई रेस्ट्रिक्शंस कहाँ हैं, वो लिखी हुई हैं आपको मिलेगी सेक्शन नंबर 76, जिसको मैं लिंक करके पढ़ाऊंगा आपको। रेगुलेशन 13 ऑफ कंपनीज जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म्स रूल्स, कंपनी जनरल प्रोविजन फॉर्म रेगुलेशंस 2018। तो इसके शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी रेस्ट्रिक्टिव होगी। रेस्ट्रिक्शन में जो आप डालेंगे उसके ऊपर जरा ध्यान रखिएगा, जो लॉ में लिखी हुई रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको मजरू ना कीजिएगा। कहाँ लिखी हुई है भाई, 76 में लिखी हुई है और रेगुलेशन 13 में लिखी हुई है, जिसको कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रोर। रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रोर, फ्रोर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल। उसमें ये लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 76 में कि कोई प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर जब अपनी शेयर होल्डिंग किसी को ट्रांसफर करना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मौजूदा शेयर होल्डर को अपनी शेयर होल्डिंग ऑफर करेगा। वो अगर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं मौजूदा शेयर होल्डर तो उन्हीं को देना पड़ेगा, आउटसाइडर्स को नहीं दे सकते। एंड वंस द मौजूदा शेयर होल्डर डिसएग्री करें, कोई एक या सारे, तो जो बच जाती है क्वांटिटी जो कि मौजूदा शेयर होल्डर लेने को तैयार नहीं है तो फिर वो आउटसाइडर को दे सकते हैं। तो आइडियली दिस इज कॉल्ड फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स, कि वो अगर इफ इनकार करेंगे तो फिर दूसरे को किसी को दी जा सकती है शेयर होल्डिंग। ये प्रोसीजर 76 का प्रोसीजर कहलाता है। दिस इज वन सच रेस्ट्रिक्शन जिसको आपको और मुझे फॉलो करना है। आर्टिकल में और कुछ डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, मजीद डाल दीजिए, मगर ये वाली रेस्ट्रिक्शन को हमें फॉलो करना जरूरी है। क्यों फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन के पॉइंट के अंदर इन्होंने इसको सेव किया हुआ है। नेक्स्ट, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50। इसके मेंबर्स जो है वो 50 से जायद नहीं होंगे। अच्छा, अब इस 50 से जायद में वो वाले लोग जो है वो शामिल ना कीजिएगा जो कि एम्प्लॉयमेंट में हो। अब मिसाल के तौर पे एक प्राइवेट कंपनी है, उसके अंदर मेंबर्स की तादाद यानी कि जो कंपनी के ओनर्स हैं उनकी तादाद 52 हो गई, तो उसमें फिर आप तीन चार लोगों को एम्प्लॉयमेंट में भी कन्वर्ट कर दीजिएगा। जो मेंबर्स एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेंबर्स तो हैं ही और साथ साथ वो एम्प्लॉयमेंट में भी कन्वर्ट हो गए, तो फिर उस सूरत हाल में उनको 50 की गिनती में नहीं गिना जाता। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन to the public to subscribe for shares if any or debentures or redeemable of the company। आपको इंशाल्लाह जो है वो मिलेगा कि कुछ कंपनियों में शेयर कैपिटल नहीं भी होता। शेयर कैपिटल होना जरूरी नहीं है हर कंपनी में, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनियां भी हो सकती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इफ एनी का वर्ड लिखा हुआ है कि उसके अंदर जो है वो पब्लिक ऑफरिंग के अंदर जो है ममानियत होती है। अगर आपका शेयर कैपिटल है तो शेयर्स की पब्लिक ऑफरिंग ना कीजिएगा, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर आपको जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि डिवेंचर्स की भी पब्लिक ऑफरिंग ना कीजिएगा। डिवेंचर्स आपको मालूम होगा डेट सिक्योरिटीज। तो ये हमेशा प्राइवेटली प्लेस कंपनी होती है। कौन सी वाली, प्राइवेट कंपनी। ये हमेशा सिलेक्टेड लोगों के साथ बनती है, ये कभी भी पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू पैसा इकट्ठा नहीं कर सकेगी, क्योंकि यहाँ पे ना यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है बल्कि क्या है, प्रोहिबिशन है। ये तो सोचा ही नहीं जा सकता। एक फैमिली सुपरमार्केट के नाम से एक पास पेपर में सवाल आया था, उसमें कहा था कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफरिंग करना चाहती है तो क्या करें। तो आपको पहला पॉइंट ये लिखना था कि भाई इसके तो आर्टिकल में लिखा हुआ है कि प्रोहिबिशन है, पब्लिक ऑफरिंग कर ही नहीं सकते, मगर ये कि बहरहाल फिर भी अगर आपको करना हो तो दूसरा इसका पॉइंट ये बनता था कि आप इस प्राइवेट कंपनी को पहले पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कीजिएगा, फिर इसके बाद इसकी पब्लिक ऑफरिंग के बारे में सोचिएगा। तो तीन चीजें, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, रेस्ट्रिक्शन।
मेंबर्स की तादाद लिमिटेड, कितनी, 50 तक। तीसरे नंबर पे पब्लिक ऑफरिंग की ममानियत, चाहे शेयर्स की हो चाहे डिबेंचर्स की हो। रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर, तो कंपनीज एक्ट की रेस्ट्रिक्शन को जरूर जो है वो काबिल एहतराम और काबिल जो है वो अमल जो है वो बनाएंगे, यानी कि 76 और रेगुलेशन 13। और अगर जो है वो मेंबर की तादाद की बात होगी और वहां पे 50 से जायद लिमिट की गड़बड़ हो रही होगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तीसरे नंबर पे कि पब्लिक ऑफरिंग की तो कोई चार्ट नहीं बनती है, अगर ये करना है तो फिर आपको जो है वो प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट होना होगा। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट वे टू और मोर पर्सन्स होल्ड वन और मोर शेयर्स इन अ कंपनी, जिसको जॉइंट शेयर होल्डिंग कहते हैं, दे शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस डेफिनेशन बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। देखें, जॉइंट शेयर होल्डिंग हो सकती है, इसके बारे में कंपनीज एक्ट में कहीं मना नहीं है। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, ज्वाइंट शेयर होल्डिंग रखी जाती है, मगर कंपनीज एक्ट में इसकी कहीं मना नहीं है। अब मना नहीं है तो क्या हाँ है, नहीं, हाँ भी नहीं लिखा हुआ। नॉर्मली लॉ को पढ़ने का तरीकाकार ये होता है कि जहाँ पे मना है तो वो तो बहरहाल आप कर ही नहीं सकते, जहाँ पे खामोशी है तो फिर उसका दस्तूर, उसका तरीकाकार अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख लीजिए और फिर उसको राइज कर दीजिए। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनी कंपनी में डिफाइन कि भाई जॉइंट शेयर होल्डिंग होगी कितने, 3 लोगों की होगी, 4 लोगों की होगी, वगैरह वगैरह। अब अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की डेरिवेशन के अंदर ये जॉइंट शेयर होल्डिंग किसी कंपनी में नजर आ रही है, तो सवाल ये पैदा आता है कि ये प्राइवेट कंपनी अगर होगी तो प्राइवेट कंपनी में जॉइंट शेयर होल्डर अगर किसी शेयर होल्डिंग, फॉर एग्जांपल 1000 शेयर हैं, उसमें जॉइंट शेयर होल्डर 3 है, ABC, तो इनको 3 मेंबर गिनेंगे कि इसको 1 मेंबर गिनेंगे? ज्वाइंट शेयर होल्डिंग एक शेयर की हो कि लाखों शेयर की हो, ज्वाइंट शेयर होल्डर्स को 1 मेंबर गिना जाता है। यानी 3 मेंबर मिलके ज्वाइंटली अगर 1000 या 1 लाख या 10 लाख शेयर कैरी कर रहे हैं, तो इनको हम 50 मेंबर की गिनती की तादाद में कितने गिनेंगे, उसको हम 1 गिनेंगे। अच्छा, अब अगर पब्लिक कंपनी की तारीफ में देखूं तो इसकी अपनी तो कोई बेनिफिट है ही, नजर आ ही नहीं रहे, तारीफ के कोई पुल बांधे ही नहीं गए, बल्कि उसमें तो कहा गया कि प्राइवेट ना हो तो फिर वो पब्लिक होती है। तो अगर हम इस डेफिनेशन का अक्स यहाँ पे देखें तो वो ऐसे बनता है कि पब्लिक कंपनी के शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी जो है वो फ्री होती है, यानी उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, इंक्लूडिंग द रेस्ट्रिक्शन ऑफ 76 जिसको फ्रॉड कहा जाता है, वो भी आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगी। फिर अगली बात कि आप के मेंबर की तादाद 50 पे लिमिटेड नहीं होती है, कहने का मकसद ये है कि आपके मेंबर्स की तादाद जो है वो 50 से जायद भी हो सकती है। एंड देयरफॉर ये जो अगला वाला पॉइंट है ये आपके लिए वर्केबल हो जाएगा, या आपके जो है वो पब्लिक ऑफरिंग के अंदर जो है वो आपको जाने की इजाजत है, और पब्लिक ऑफरिंग में तो अवाम का जुम्मे गफीर आता है, तो जाहिर बात है 50 की तादाद जो है वो आपके ऊपर रिलैक्स है, क्योंकि आप पब्लिक कंपनी है तो आप पब्लिक ऑफरिंग करेंगे तो उसमें आपको कोई हर्ज नहीं है, बल्ले हजारों की तादाद में लोग पार्टिसिपेंट करें। तो अगर आपकी जिंदगी की चाहत ये हो कि मेरी कंपनी के अंदर पब्लिक ऑफरिंग हो, या मेरी कंपनी के अंदर मेंबर्स की लिमिट की जो है वो कोई बातचीत ना हो, तो फिर आपके लिए सही तरीका ये बनता है कि आप जो है वो पब्लिक कंपनी बनाएं। बेसिकली पब्लिक कंपनी के अंदर ये तीनों पॉइंट एक साथ कनेक्टेड होते हैं। पब्लिक कंपनी बेसिकली बनती इसीलिए कि वो पब्लिकली कैपिटल रेज करती है। जब पब्लिकली कैपिटल रेज करती है तो 50 की लिमिट जो है वो वर्केबल नहीं रहती है। और फिर मजीद है कि जब पब्लिक इन्वॉल्व हो तो ये भी बात प्रैक्टिकली जो है वो रिडंडेंट हो जाती है कि भाई जो है वो एक मेंबर अगर जाना चाहे तो वो दूसरे लोगों से पूछे कि भाई मैं जाना चाहता हूँ, आप मेरी शेयर होल्डिंग खरीदना चाहते हैं, हाउ इट विल बी प्रैक्टिकली पॉसिबल। अगर पब्लिक ऑफरिंग करेंगे आप लाजमी तौर पे लिस्टेड होंगे, लिस्टेड कंपनी के अंदर पूरा निज़ाम ही खराब हो जाएगा। अगर मेंबर बेचते वक्त ये कहेगा कि मैं कंपनी के दूसरे मेंबर से पूछ के आता हूँ, ये फ्रॉड का कॉन्सेप्ट सिर्फ प्राइवेट में अप्लाई हो सकता है, पब्लिक में अप्लाई नहीं हो सकता। तो तीनों पॉइंट उड़ जाएंगे, आर्टिकल में नजर ही नहीं आएंगे अगर पब्लिक कंपनी होगी। अच्छा, अब इसके ऊपर जरा हम कुछ सवालात देखें, ये डेफिनेशन के ऊपर जो पास पेपर के सवालात हैं। आपको ये
शीट नजर आ रही है जो क्वेश्चन की है? प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। आपको नजर आ रही है शीट? ठीक है, चलो। अच्छा, अब ये सवाल है। एबीसी एक सेक्रेटरी है, उसने रिसेंटली जो है वो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन किया। इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव को इन्फॉर्म किया है कि भाई हमारे जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 50 की तादाद से, यानी मैक्सिमम के नंबर से क्रॉस कर गए हैं। डेटा जो है वो इस तरीके से शेयर कर रही है कि भाई हमारे 14 मेंबर्स जो हैं वो कॉर्पोरेट मेंबर्स हैं। इंडिविजुअल्स हमारे पास जो है वो 34 हैं। और इसके अलावा जो है वो जॉइंट शेयर होल्डिंग जो है वो हमारे कंपनी के अंदर 3 मिलियन शेयर्स की है, जो 4 मेंबर्स जॉइंटली कैरी कर रहे हैं, और इनको ये 4 गिन रही है। तो बेसिकली जो है वो, इसकी गलती ये है कि इसने ये 4 गिने और इसके साथ ये 52 यानी 52 मेंबर्स को गिन रही है। तो इसकी गलती ये है कि डेफिनेशन इसने सही से नहीं देखी। इस 4 को एक गिनना चाहिए। जब ज्वाइंट शेयर होल्डिंग होती है तो उस सूरत हाल में एक मेंबर गिना जाता है, और 34 और 14 48, और इसको एक गिनेंगे तो ये 49 हो जाएंगे। और फिर इसके ऊपर ये लिमिट की तादाद मीट हो जाएगी। और इसका जो है वो कंपनी चीफ एग्जीक्यूटिव को जो है वो शिकायत करना सही नहीं बन रहा। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, जरा ये देखिएगा। द डेफिनेशन ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज कंटेन इन द कंपनीज एक्ट, सेक्शन रेफरेंस अगर आपको याद हो रहा है तो आप लिख देंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज 49, along with other conditions limit the number of members to 50 in computing the aforesaid 50, यानी जो गुज़िश्ता बयान शुदा जो 50 की तादाद है, इसमें जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर होते हैं वुड नॉट बी काउंटेड। मोर, दो या दो से जायद अशखास ने अगर जो है वो जॉइंट शेयर होल्डिंग कैरी की हुई है तो इस डेफिनेशन के लिए उसको एक माना जाएगा। तो मीनिंग देयर बाय एम्प्लॉयमेंट का तो यहाँ पे इशू नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात आ जाए कि भाई जो है वो जॉइंट शेयर होल्डिंग जो है वो, अगर हम 4 मेंबर की शेयर होल्डिंग को 4 गिनेंगे तो वो गलत हो जाएगा। उसमें हमें क्या गिनना चाहिए के 4 शेयर होल्डर को हम एक गिनेंगे। एज अ रिजल्ट जो है वो 52 माइनस जो है वो 3 इज इक्वल टू 49, एंड दिस इज द लिमिट, दिस इज विद इन द लिमिट ऑफ 50 मेंबर्स। तो बहरहाल हमें कोई एक्शन की जरूरत नहीं है, वी आर इन द राइट वे। अब दूसरी बात। ये मैं आपको पढ़ाऊं कि ये 76 और रेगुलेशन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है। 76 और रेगुलेशन नंबर 13 में कंपनीज जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म रेगुलेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल को एक्सप्लेन करते हैं। जरा देखते हैं 76 नंबर सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। ये बेसिकली सेविंग है within the requirement of providing the restriction over the transfer of shares in a private limited company। ये देखिए। अब ये पॉइंट को समझने के लिए पहले आपको 75 पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये 75 को नॉर्थ वेस्टर्निंग कर रहा है, यानी कि ओवरराइड कर रहा है ये सेक्शन। तो 75 में क्या लिखा हुआ है, 75 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया है कि आप कभी भी कोई शेयर ट्रांसफर होने के लिए कंपनी में आए तो उसको रिफ्यूज ना कीजिएगा। यानी यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री ट्रांसफरेबिलिटी है। बोर्ड डायरेक्टर्स को पाबंद कर दिया गया कि भाई ये शेयर होल्डिंग अगर कोई अपनी ट्रांसफर करना चाहे किसी कंपनी में तो उसकी जाती मर्जी है, उसका जाती फेल है, आप इसमें इंटरफेयर ना कीजिएगा। और ट्रांसफर करने के लिए जो भी कार्रवाई है वो आप जो लो के मुकर्रर करदा दिन है उसके अंदर पूरा कर लीजिएगा। मगर ये वाली बातचीत के बोर्ड डायरेक्टर्स को पाबंद किया गया है कि शेयर होल्डर से कोरोबोरेट करे बगैर उसकी शेयर होल्डिंग को ट्रांसफर कर दीजिएगा। ये चीज ओवरराइड हो जाएगी। नॉर्थ वेस्टर्निंग के साथ लिखी हुई है। अगर प्राइवेट कंपनी का मामला आ जाए तो प्राइवेट कंपनी के अंदर फ्री ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होती है। आप कैसे बोलेंगे कि फ्री ट्रांसफरेबिलिटी का सेक्शन है 75, जिसको ओवरराइड कर दिया गया है किसमें, 76 नंबर सेक्शन में। अगर कोई प्राइवेट कंपनी का मेंबर होगा, वो डिजायरस है, यानी फैसला कर रहा है कि मैं शेयर होल्डिंग जो है वो जो मेरे पास रखी हुई है वो मैं सेल कर दूं, तो उसके ऊपर वो इंटीमेट करेगा किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। किसको इंटीमेट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को।
दूसरे मेंबर्स के पास खुद ना चला जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाए। अच्छा, on receipt of such notice, the board shall within a period of 10 days offer those shares for sale to members in proportion to their existing holding. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ये जिम्मेदारी है, शल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है मैंडेटरी है। विद इन पीरियड ऑफ 10 डेज, 10 दिनों के अंदर अंदर। नॉर्मली जो है वो लॉ के अंदर जो डेज की गिनती होती है वो कैलेंडर डेज होते हैं। जहाँ पे वर्किंग डेज या बिजनेस डेज लिखा हुआ होगा वहां पे मैं आपको चौकन्ना कर दूंगा। बाकी अदरवाइज जनरली जो है वो आप डेज की गिनती के लिए हॉलीडेज और जो है वो नॉन वर्किंग डेज उनको भी शामिल करेंगे। इसको नॉर्मली कहा जाता है कैलेंडर डेज। तो विद इन 10 डेज यानी कि कैलेंडर 10 डेज के अंदर जो है वो ऑफर करेंगे। किसको ऑफर करेंगे? तमाम मेंबर्स को, जो बकाया मेंबर हैं, जो कि जो है वो अदर देन सेलिंग मेंबर हैं। और उनको कहा जाएगा कि भाई आपको ये क्वांटिटी ऑफर की जा रही है इस प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन से आप शेयर होल्डिंग कंपनी में मौजूदा कैरी कर रहे हैं। प्रोवाइडेड दैट द प्राइवेट कंपनी में, अच्छा ये वाला पैराग्राफ जो है वो अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड रखिएगा, नीचे आ जाइए। द लेटर ऑफ ऑफर फॉर सेल स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स टू विच द नंबर मेंबर इज एंटाइटल्ड। वो जो प्रोपोर्शनल शेयर होल्डिंग आपने कैलकुलेट की है इस ऑफर लेटर के अंदर, इसमें आपने क्वांटिटी भी बतानी है, इसके साथ प्राइस भी बतानी है, और स्पेसिफाई द टाइम लिमिट विद इन विच द ऑफर इफ नॉट एक्सेप्टेड बी डीम्ड एज डिक्लाइन। अगर आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, एक टाइमलाइन आपको दी गई है उसके अंदर एक्सेप्ट कर लीजिएगा। नहीं एक्सेप्ट करते, खामोशी रहती है, तो खामोशी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज डिक्लाइन। और फिर इसके ऊपर ये होगा कि शैल बी डिस्पैच टू द मेंबर्स थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट और कोरियर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये जो मेंबर को ऑफर लेटर भेजा जा रहा है ये रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज दीजिए, एक रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि कोरियर के थ्रू भेज दीजिएगा, या फिर एक तीसरा रास्ता ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में यानी ईमेल के थ्रू भेज दीजिएगा। यानी इसमें कोई ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि ऑफर के ऊपर कोई पर्सनल एक्नॉलेजमेंट वगैरह लेने की जरूरत है। जो भी फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज के तरीके हैं वो फॉलो कर लीजिए। इफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द शेयर ऑफर्ड इज डिक्लाइन और इज नॉट टेकन, द बोर्ड में, अब जो है वो बोर्ड के साथ में है। बोर्ड जो है वो चाहे तो दूसरा राउंड भी फॉलो कर सकते हैं। मे ऑफर सच शेयर्स टू दी अदर मेंबर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग। कोई एक मेंबर, दो मेंबर एग्री नहीं करते तो इसकी बची हुई क्वांटिटी को या तो वो सेलिंग मेंबर को कहें कि भाई नहीं ले रहे कोई बात नहीं है, या फिर चाहें तो वो सेकंड राउंड भी चला सकते हैं दूसरे जो डिक्लाइनिंग मेंबर्स हैं उनकी क्वांटिटी एक्सेप्टिंग मेंबर को ऑफर करने के लिए। If all the members decline to accept the offer, if any shares are left over, the shares may be sold to any other person as determined by the member who initiated the offer. अब जो सेलिंग मेंबर होगा वो अगर ये देखता है कि मेंबर, जो मौजूदा मेंबर हैं, वो फ्रॉड के कॉन्सेप्ट के अंदर यानी फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल के अंदर मेरी क्वांटिटी नहीं ले रहे, तो अब ये वाली क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल हो जाएगी आउटसाइडर्स को। मगर इससे पहले बहरहाल आउटसाइडर्स को सेल करना मना है। अब ये बात कि भाई इसमें ये प्राइस वगैरह कैसे निकलेगी, इसमें इन्होंने कहा है कि भाई आप जो है वो नोटिफिकेशन अनाउंस हो चुकी है। इसका नाम है रेगुलेशन नंबर 13 ऑफ कंपनी जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म रेगुलेशन। वो देखिए वो कैसे निकलेगा। ये आ गया 13 नंबर सेक्शन, और ये है बेसिकली सेक्शन 76 से लिंक। और सेक्शन 76 को हमने लिंक किया है बेसिकली सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर 49 से। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 76, जिसमें कहा गया था कि सेलिंग कंपनी नॉट बीइंग अ सिंगल मेंबर कंपनी, ये काम सिंगल मेंबर कंपनी में नहीं होगा। सिंगल मेंबर कंपनी में फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल कैसे हो सकता है? वो इसलिए नहीं हो सकता है कि जो सेलिंग मेंबर है वही बेसिकली सिंगल मेंबर है। तो हाउ इट विल बी पॉसिबल कि सिंगल मेंबर कंपनी में वो दूसरे मेंबर्स को ऑफर कर रहा होगा थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? ये हो ही नहीं सकता। तो सिंगल मेंबर कंपनी में फ्रॉड अप्लाई नहीं होता। डिजायरस टू सेल एनी शेयर्स, चाहे वो पूरी अपनी शेयर होल्डिंग बेचना चाहे चाहे पार्ट शेयर होल्डिंग बेचना चाहे, आपको ये करना होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंटीमेट करना होगा। अब आप अपना ये इंटीमेशन का नोटिस कैसे देंगे? ये लॉ में नहीं लिखा हुआ। लिख के देंगे, ईमेल के थ्रू भेजेंगे, क्या करेंगे ये नहीं लिखा हुआ। ट्रांसफरर शैल ऑफर शेयर्स फॉर सेल एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, स्पेसिफिक प्राइस, और एट सम अदर प्राइस अराइव एट थ्रू नेगोशिएशन।
स्पेसिफिक प्राइस से मुराद ये हो गई कि कोई पर्टिकुलर जो है वो प्राइस डिस्कवरी हुई होगी। फॉर एग्जांपल वो कह रहा होगा कि मुझे एक बंदे ने बाहर से किसी से ऑफर आई है कि वो 500 रुपये में खरीदना चाह रहा है, या शायद वो ऐसे कह रहा होगा कि मैं जो है वो ये प्राइस वैल्यूएशन से डिस्कवर की है। तो स्पेसिफिक प्राइस मींस के देयर विल बी सम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रीजन जिसकी बेस पे वो ये कह रहा होगा। या फिर एक दूसरा रास्ता ये होगा कि निगोशिएशंस की बेस पे होगा। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास आएगा और अपनी एक हाइपोथेटिकल प्राइस बताएगा, बोर्ड कहेगा नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो दिस विल बी a negotiation outcome between the board and the offering member, or this will be some specific price. Either way it can be work out कि which will be the price to offer to the rest of the members कि मैं एक मेंबर अपनी शेयर होल्डिंग सेल करना चाहता है, आप इस प्राइस पे बाय करना चाहते हैं। इन केस ऑल द मेंबर्स डिक्लाइन टू एक्सेप्ट द ऑफर और इफ एनी ऑफ द शेयर्स आर लेफ्ट ओवर, तो फिर इसको आउटसाइडर को बेचा जा सकता है, वरना आउटसाइडर की पहले मौके पे बाय करने की चाहत को इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स, provided their shares shall not be offered to outsiders at a price lower than the offer price. Now this is very important कि आप खामखा में उल्टी सीधी प्राइस लेके आ गए कि आउटसाइडर 500 रुपए की मुझे ऑफर कर रहा है, मैं इस पे बेचना चाहूंगा, और फिर बाद में ये हुआ कि जब मौजूदा मेंबर्स ने डिक्लाइन कर दिया तो आप आउटसाइडर को शायद 100 रुपए में बेच रहे हो। तो ये जो आउटसाइडर को सेल करोगे वो ऑफर प्राइस से ज्यादा पे ही करोगे या बराबर में करोगे, कम में नहीं करोगे। इससे जो है वो बहरहाल आपकी जेन्युइनिटी ऑफ आस्किंग प्राइस एस्टेब्लिश हो जाएगी। अच्छा, अब नथिंग इन दिस सेक्शन रेगुलेशन शैल अप्लाई टू, कुछ ऐसी शेयर होल्डिंग है जिसमें फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल अप्लाई नहीं होता। सबसे पहला, ट्रांसफर ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड बाय द डायरेक्टर अंडर सेक्शन 200 ऑफ द एक्ट। आप जब किसी कंपनी के अंदर नॉमिनी डायरेक्टर बनते हो, नॉमिनी डायरेक्टर ये होता है कि जो खुद से डायरेक्टर नहीं होता है बल्कि वो किसी कॉर्पोरेट इन्वेस्टर वगैरह का नॉमिनी या नुमाइंदा डायरेक्टर के तौर पे बोर्ड पे होता है। तो जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर का नॉमिनी डायरेक्टर बोर्ड पे होता है, उसके पास जो शेयर होल्डिंग होती है वो शेयर होल्डिंग जो है वो फ्लोर के कॉन्सेप्ट में नहीं आती। यानी कि मिसाल के तौर पे एबीसी लिमिटेड के अंदर एक्स वाई जेड लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, उसके अंदर एक्स वाई जेड लिमिटेड इसकी होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी ने मिस्टर अरशद को अपना नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पे बना के भेजा है। किसको भेजा है? मिस्टर अरशद को। मिस्टर अरशद जो है वो बोर्ड पे जब बैठे तो उनको 500 शेयर भी जो है वो हासिल करने पड़ेंगे, 1000 शेयर भी हासिल करने पड़ेंगे, क्योंकि मेंबर बनना जरूरी है डायरेक्टर बनने के लिए। तो एक एबीसी लिमिटेड ने एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर के तौर पे अरशद को भेजा और इसको कहा कि भाई आपकी नॉमिनेशन हमारी तरफ से और डायरेक्टरशिप हमारी तरफ से, नतीजतन हमारी तरफ से ही आपको ये 500 शेयर भी दिए जा रहे हैं जो जब तक आप डायरेक्टर रहेंगे या आपके नाम पे रहेंगे। अब कुछ अरसे के बाद इसकी डायरेक्टरशिप खत्म हुई तो ये अपनी शेयर होल्डिंग किसी और के नाम पे ट्रांसफर करेगा, उसके ऊपर फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल नॉमिनी डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन शेयर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होते। नंबर टू, द शेयर्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ में द मोस्ट प्रोमिनेंट इज मर्जर एंड इनहेरिटेंस एंड इंसॉल्वेंसी। अगर एक प्राइवेट कंपनी का मेंबर है, खुदा ना खास्ता उसकी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी हो जाती है, उसके सारे एसेट नीलाम होंगे इंसॉल्वेंसी लॉ के तहत, तो उसके अंदर जो शेयर होल्डिंग इसकी प्राइवेट कंपनी में है वो भी नीलाम होगी। इसमें फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल अप्लाई नहीं होगा बिकॉज दिस इज द डिस्पोजल अंडर द लॉ। मोर ओवर, अगर किसी आदमी का इंतकाल हो जाता है, वारिसों को उसके शेयर होल्डिंग मिलती है, तो उसके ऊपर भी फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल जो है वो फॉलो नहीं होगा। ये बात कहते हुए कि भाई सेलिंग मेंबर तो कोई है ही नहीं इसमें। इसी तरीके से मर्जर वगैरह की स्कीम्स होती हैं, तो प्राइवेट कंपनियों की शेयर होल्डिंग जो है वो कंबाइन होकर एक थर्ड कंपनी बनने जा रही है, उसमें भी कोई फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल टेक्निकली भी लॉजिकली भी और 12 लॉ में लिखा हुआ है अप्लाई नहीं हो सकता। तीसरे नंबर पे ये कि अगर कोई बंदा अपनी शेयर होल्डिंग को गिफ्ट कर दे, गिफ्ट के पाकिस्तान में बाकायदा कानून है जिसमें जो है वो बहरहाल मुख्तलिफ शराइत जो लिखी हुई हैं, वो एक ये भी लिखी हुई है कि गिफ्ट नॉर्मली आप रिलेटिव्स को दोगे जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशनशिप वगैरह होता है। तो बहरहाल गिफ्ट के कानून अपनी जगह पे, उसको आप कॉर्पोरेट लॉ में बीच में इंटरफेयर ना कीजिएगा। बस आप ये कीजिएगा कि गिफ्ट के जो भी कानून हो उसके तहत अगर आप किसी को अपनी शेयर होल्डिंग गिफ्ट करते हैं तो उस सूरत हाल में उसके ऊपर फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल इंटरफेयर नहीं करता।
अच्छा, अब ये फैमिली जो है जिसको आप जो है वो गिफ्ट देते हो नॉर्मली, ये बहरहाल मैंने आपको बताया कि ये होंगे आपके स्पाउस। स्पाउस मतलब यानी बीवी हो गई, फिर चिल्ड्रन हो गए, भाई बहन सिबलिंग्स हो गए, और लीनियल असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स। लीनियल का मतलब होता है जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशनशिप हो। असेंडेंट्स का मतलब हुआ कि जो आपके आबा व अजदाद हो गए, जिसको हम कहें ननियाल या ददियाल। और जो है वो डिसेंडेंट्स हो गए बेसिकली आपकी नेक्स्ट जनरेशन। तो जो ब्लड रिलेशनशिप वाले हैं वो भाई बहन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, और इसके अलावा स्पाउस हो गए। ये हैं रिलेटिव या फैमिली की डेफिनेशन जिनको गिफ्ट दिया जाएगा। तो उस सूरत हाल में इसके ऊपर जो है वो फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, अब मैं इसकी आपको छोटी सी एक इलस्ट्रेशन बताऊं कि हाउ इट विल बी वर्केबल, ये कैसे होगा। मैंने आपको पढ़ाया प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, जिसमें आपने ये पढ़ा कि भाई शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होती है। फिर ये भी पढ़ाया आपको कि ये रेस्ट्रिक्शन जो है वो लॉ में जो लिखी हुई रेस्ट्रिक्शन है उसको मजरू करके ना हो। जो लॉ में लिखी हुई रेस्ट्रिक्शन है उसका नाम फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल, 76 नंबर सेक्शन। फिर 76 के बाद ये रेगुलेशन 13 का जिसमें तस्करा हुआ था 76 में, उसमें हमने दो बातें पढ़ी हैं कि हाउ द प्राइस विल बी डिटरमाइन, जिसके ऊपर जो है वो ऑफर की जाएगी। एंड मोर ओवर कि किन सेक्शंस के किन ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो है वो ये फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल का प्रोसेस फॉलो नहीं होता। इसमें 76 में कहाँ पे अप्लाई नहीं होता, वो तो तीन ट्रांजैक्शन एक तो वो थे कि गिफ्ट टू फैमिली नंबर वन, नंबर टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, नंबर तीन जो है वो क्वालिफिकेशन शेयर्स ऑफ द डायरेक्टर्स, नॉमिनी डायरेक्टर्स पर्टिकुलरली। और इसके अलावा सिंगल मेंबर कंपनी में भी अप्लाई नहीं होगा। तो ये 76 के एक्सेप्शन जो है वो रेगुलेशन 13 में आपको मिले। अब इसकी एग्जांपल ऐसी है कि ABCD कोई टेक्सटाइल मिल है, उसके अंदर जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और इसके अंदर जो है वो एक सेलिंग मेंबर है जिसके पास 50,000 शेयर हैं। और जो अदर मेंबर्स हैं कंपनी के अंदर BCDE, उनके पास जो है वो 12.5 लाख शेयर हैं। टोटल कंपनी में 3 लाख शेयर हैं। अब जो मिस्टर ए है वो बेचना चाह रहा है अपनी शेयर होल्डिंग को। तो इसके लिए फिर तरकीब ये होगी कि इसने अपना इंटेंशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ शेयर करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 10 दिनों के अंदर अंदर ऑफर बना के मेंबर्स को भेज देनी है। और ये मेंबर्स को कैसे भेजनी है कि उन्होंने हर मेंबर को प्राइस का भी बताना है, प्राइस वही स्पेसिफिक होगी या नेगोशिएटेड होगी। और इसके ऊपर जो है वो क्वांटिटी का भी कैलकुलेशन होगा। क्वांटिटी की कैलकुलेशन मैंने देखो कैसे की है। मैंने ये किया कि 154 यानी कि ये P154 है, जिसके अंदर ये बी की शेयर होल्डिंग है, इसको मैंने रिमेनिंग जो शेयर होल्डिंग थी यानी सेलिंग शेयर होल्डिंग के अलावा 2.5 लाख की उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, मैंने 1 लाख को डिवाइड कर दिया 162 से यानी कि 2.5 लाख से। तो ये प्रोपोर्शन जो है वो निकल आया 2.5 लाख के अंदर 1 लाख जो है वो हो गया 40%। और 40% के ऊपर जो है वो जो सेलिंग शेयर होल्डिंग है यानी 50,000, वो 20,000 शेयर जो है वो ऑफर हो गए बी को। इसी तरीके से जो इसका प्रोपोर्शन बनता है यानी कि सी का, वो बना P156 के हिसाब से डिवाइड करके 250 के ऊपर, और इसके ऊपर जो है वो मैंने वही सेलिंग शेयर होल्डिंग की 50% की जो है वो शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से तीनों के और जो है वो प्रोपोर्शन निकाल के ओवरऑल शेयर होल्डिंग के अंदर रेस्पेक्टिव शेयर होल्डिंग निकाल के वो जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट करके मैंने ये हर एक की क्वांटिटी निकाल ली जो इंटाइटलमेंट की है। अब इसमें ये हुआ कि बी ने एग्री कर लिया, ठीक है मैं ले लेता हूँ। जो भी टाइम पीरियड एग्री था तय था ऑफर में उसके तहत उसने एग्री कर लिया। सी ने भी डी ने भी कर लिया, ई ने भी कर लिया। अब सी नहीं कर रहा। अब सी नहीं कर रहा तो सीधी सी बात ये थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये भी कह सकते थे सेलिंग मेंबर को जिसका नाम जो है वो ए है कि भाई ये 12,000 शेयर बच गए हैं। या फिर ये कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये भी कर सकते हैं मे के साथ लिखा हुआ है कि वो सेकंड राउंड चलाएं। अब सेकंड राउंड में ये होगा कि आप ये देखिएगा कि 12,000 शेयर जो है वो ऑफर होने हैं। अब मैं सेकंड राउंड के अंदर जो है वो ये कर रहा हूँ कि जो सी है उसको निकाल रहा हूँ। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने रह गए अब सेकंड राउंड के, वो 190,000 रह गए। 190,000 वाले जो शेयर होल्डर्स हैं उनको 12,000 की क्वांटिटी ऑफर होनी चाहिए। P154 को, यानी कि मैंने जो है वो P154 जो है ये बेसिकली मेरी ये क्वांटिटी ये वाली,
1 लाख को मैंने डिवाइड किया 1,90,000 से। 1,90,000 से डिवाइड करने के बाद 12,000 की जो क्वांटिटी बच गई है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये हुआ कि 80,000 को मैंने डिवाइड कर दिया, 80,000 ये वाले, इसको डिवाइड कर दिया 1,90,000 से। 1,90,000 क्यों लिया? ताकि सी की क्वांटिटी उसमें मैंने माइनस कर दी। सी इज द डिक्लाइनिंग मेंबर, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। तो 1,90,000 के जो शेयर होल्डर हैं उसमें डी का प्रोपोर्शन 80,000 बनता है, उस प्रोपोर्शन से 12,000 की क्वांटिटी इसको ऑफर कर दी। फिर इसी तरीके से जो है वो ई जो है वो उसका 1,90,000 के अंदर जो प्रोपोर्शन बनता है उससे उसको 12,000 की जो है वो क्वांटिटी प्रोपोर्शनली ऑफर कर दी। ये 12,000 ऑफर हो गए। ये बात हमने समझ ली कि ये वाला दूसरा राउंड ना चलाते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो भी ठीक था, मगर अगर चला लिया तो भी बहरहाल ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो फिर अल्टीमेटली पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी बच गई। इफ देयर विल बी सम लेफ्ट ओवर क्वांटिटी देन दैट क्वांटिटी कैन बी ऑफर टू द आउटसाइडर। और वो ऑफर जो होगी आउटसाइडर को सेलिंग मेंबर की तरफ से यानी ए की तरफ से, तो वो हायर प्राइस के ऊपर होगी, और या फिर एक जो है वो इक्वल प्राइस के ऊपर होगी जिसपे आपने फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल का चक्कर या प्रोसेस चलाया था। इससे कम प्राइस के ऊपर जो है वो आउटसाइडर्स को सेल नहीं की जा सकती। अच्छा, अब इसके ऊपर थ्योरी वाला एक सवाल भी आया था। वसीम जो है वो एक शेयर होल्डर है बेस्ट मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड का। इसने जो है वो एक नोटिस दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 15 नवंबर 2017 पे। ये हाइपोथेटिकल डेट है, इसकी कोई पर्टिकुलर अभी बैकग्राउंड नहीं है कि ये डेट ही क्यों है। बस यहाँ से फिर अब आगे चलेगा कितना, 10 दिनों का प्रोसेस। 10 दिनों के अंदर अंदर जो है वो वर्किंग डेज के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तमाम मेंबर को प्रोपोर्शनली क्वांटिटी वर्कआउट करके प्राइस के ऊपर ऑफर कर दें डेडलाइन ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ। Regarding his intention to sell his shareholding in the company, in the notice he has mentioned that one of the friend, उसने जो है वो बहरहाल इसको 500 रुपए ऑफर किए हैं। ये स्पेसिफिक प्राइस हो गई, कोई निगोशिएशन वगैरह की जरूरत ही नहीं है। इन द लाइट ऑफ द कंपनीज एक्ट आपको बताना है कि अब क्या होगा। अब ये होगा कि इसका थ्योरी वाला सवाल है, कोई नंबर होंगे इसकी कोई जरूरत नहीं है। वसीम का इंटेंशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफर करेंगे एग्जिस्टिंग मेंबर्स को इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर होल्डिंग। चाहेंगे तो आप ये लिख दीजिएगा कि विद इन 10 डेज जो है वो ये ऑफर हो जाएगा, जिसके अंदर ऑफर के अंदर आपने क्वांटिटी भी लिखनी है कैलकुलेट करके, प्राइस भी लिखनी है, टाइमलाइन भी लिखना है। मोर ओवर ये रजिस्टर पोस्ट के साथ जा सकता है, कोरियर के साथ जा सकता है, या ईमेल के थ्रू जाएगा। एनी मेंबर अगर कोई डिक्लाइन कर देता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसकी ऑफर उसकी क्वांटिटी जो है वो जो डिक्लाइन क्वांटिटी है वो दोबारा से एक सेकंड राउंड के थ्रू प्रोपोर्शनली कैलकुलेट करके ऑफर कर सकते हैं। अब ये सेकंड राउंड जो चलेगा ये ऑप्शन है, इसीलिए यहाँ पे मे का वर्ड लिखा हुआ है। फिर जो लेफ्ट ओवर क्वांटिटी अगर बच गई तो उस केस में फिर इसको आउटसाइडर्स को यानी कि जो है वो सेल करने के लिए वसीम को इजाजत मिल सकती है। और जो प्राइस डिटरमाइन हुई थी जिसके ऊपर जो है वो ऑफर हुई थी उससे कम पे जो है वो बहरहाल आप जो है वो ऑफर ना कीजिएगा, आउटसाइडर को सेल ना कीजिएगा। यानी 500 रुपए पे अगर आपने ऑफर की है तो 500 रुपए के ऊपर ही आउटसाइडर को या इससे ज्यादा के ऊपर ही सेल करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल की कहानी अबाउट द प्राइवेट कंपनी शेयर्स। इंशाल्लाह जो है वो आज की क्लास को यहाँ पे रोकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम जो है वो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी के ये स्ट्रक्चर की जो बात है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड, इसके ऊपर इंशाल्लाह आने वाले हैं। आज की क्लास से मुतालिक अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिएगा। किसी का भी कोई सवाल हो आप चाहें तो पूछ लीजिए। चलें, शुक्रिया उस्मान साहब। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।